हेलो नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा घणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। हम कुछ दिनों के लिए जनाब चले क्या गए, हम कुछ दिनों के लिए जनाब चले क्या गए, आप तो हमें भूल ही गए। अरे हम लेने गए थे असला बारूद और आप सोचे कि हम युद्ध छोड़ के भाग गए। नहीं दोस्तों, इतने जल्दी युद्ध छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो एक बार फिर से आप सभी के सामने जुड़ चुका हूं। बस थोड़ा सा इशू है, वो आपको पहले से ही बता दूं ताकि आप ये कमेंट बार बार ना करें और बाद में आपके और भी कोई भाई बहन जुड़ते हैं और ये कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा तेज बोलिए या फिर फास्ट चलिए, तो उनको भी आप समझाते रहे बीच बीच में। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, विडाल परीक्षण में पॉजिटिव हूँ, यानी कि टाइफाइड हो चुका है। तो हाथ में कैनला लगा हुआ है, सुई लगी हुई है, ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी इंजेक्शन लगा के आया हूँ, अभी एक और बाद में लगाऊंगा। 2 टाइम इंजेक्शन लगते हैं, प्लस एक जो 500 ग्राम का डीएनएस वाला आता है बोतल, वो लगती है। तो उससे थोड़ी मुझे प्रॉब्लम है। मैंने तो क्लास नहीं लेने का निर्णय किया था, लेकिन आपके कमेंट आए कि सर भले ही आप बीमार हो, कुछ भी हो, लेकिन लास्ट समय में आप हमारा साथ नहीं छोड़ सकते। तो फिर मैंने भी सोचा कि तबीयत सही भी हो जाए, लेकिन आप मेरे साथ नहीं हो तो वो तबीयत ही किस काम की। तो यही सोच के मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। बीमार हूं, कुछ इशू हो सकते हैं, पर क्या है बहुत अच्छे तरीके से अपन राजस्थान जीके के क्या है 150 प्रश्न करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा और चेक हो जाएगा कि आपकी तैयारी है वो कैसी है। बस उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। 2-3 महीने का अपन को जो भी समय मिला उसमें आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, उसी का रिजल्ट है वो आपको मिलने वाला है। तो पहला प्रश्न आपका है कि असमय यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन सा था। वह कौन सा मित्रों अंतिम हिंदू शासक था जिसने असमय यज्ञ कराया था। असमय यज्ञ से अपने राज्य की सीमा का निर्धारण किया जाता था। रामायण में भगवान श्री राम ने यह यज्ञ कराया था और भगवान श्री राम के वंशज कौन से थे। भगवान श्री राम का पुत्र जो कुछ था, कुछ के वंशज कौन थे, कछुआ थे। और कछुआ शासकों में सवाई जयसिंह हुआ है जयपुर का, उसने साथियों सबसे अंत में क्या है लास्ट में असमय यज्ञ करवाया था। उसके बाद किसी ने असमय यज्ञ नहीं कराया है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या बी आंसर राइट हो जाएगा। सर इनका असमय यज्ञ वो संपन्न रहा क्या, नहीं। कुंभाणी राजपूत थे, कुंभाणी जाति के राजपूत थे। किसी के दादा परदादा का नाम होगा कुंभाणी, इसीलिए इनको कुंभाणी राजपूत कहा गया। तो कुंभाणी राजपूतों ने इसके घोड़े को रोक लिया था और ये भी कहें तो एक प्रकार से 100% सफल नहीं हो पाया। तो यहाँ पे आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा है, एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। ये बात मैं बार बार बीच में नहीं दोहराऊंगा। आप सभी के मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, सभी की दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी प्रकार अपना प्रेम बनाए रखिएगा। यह आपका प्रेम है वही जो क्या है बीमार होते हुए एक व्यक्ति को भी यहाँ पे मजबूर कर देता है क्लास लेने के लिए। तो आप सभी के आगे मैं नमन करता हूँ। बट अब आप क्या है, मैं आपके नाम वाम नहीं लूंगा, फटाफट अपन प्रश्न करेंगे। राव जेतसिरो छंद है वो किस भाषा में लिखी गई। साथियों बीटू सूजा की एक रचना है जिसका नाम क्या है, बीटू सूजा की एक रचना है जिसका नाम है राव जेतसिरो छंद। तो ये राव जेतसिरो छंद है वह किसके द्वारा लिखी गई है, बीटू सूजा के द्वारा। किस भाषा में लिखी गई है, तो यहाँ पे जो भी डिंगल आंसर बता रहे वो राइट है, ये डिंगल भाषा के अंदर लिखी गई है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। जैसलमेर चित्रशैली का प्रमुख चित्र जो वहां के राजप्रसादों की मुख्य शोभा है, वह जैसलमेर शैली का वो कौन सा प्रमुख चित्र है जो साथियों वहां के जो राजप्रसाद मतलब महल है उनकी शोभा बढ़ाता है। तो आप सभी को पता है जैसलमेर की सबसे प्रमुख रही है वो कौन रही है, मूमल रही है। मूमल प्रेम कथा है वो क्या है जैसलमेर की सबसे फेमस कथा, इसी के चित्र है वो क्या है वहां के जो दीवार वगैरह है उन पे बनाए गए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। और इस शैली का जो सर्वाधिक विकास हुआ था चित्रशैली का मूलराज के समय हुआ था। दोस्तों किसके समय हुआ था, मूलराज सेकंड के समय क्या है जैसलमेर की जो मूमल चित्रकला है इसका सर्वाधिक विकास होता है, आप याद रखेंगे। उसके बाद अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति कहां से होती है। हमने देखा था कि राजस्थान में जो शीतकाल में वर्षा होती है उसको मावठा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मावठा। ये मावठा क्यों होता है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण ये मावठा होता है। इस वर्षा को गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। गेहूं की फसल होती है जो शीतकाल में, उसके लिए वर्षा बहुत ही क्या है लाभदायक होती है। तो ये साथियों पश्चिमी विक्षोभ के कारण आती है। ये पश्चिमी विक्षोभ जो उत्पन्न होते हैं वो भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये राजस्थान में क्या है मावठा वर्षा करवाते हैं। जिस भी भाई बहन ने यहाँ पे ए आंसर बताया वो सभी राइट है। अब हम चलेंगे अगले सवाल की ओर। अपना अगला प्रश्न क्या है, तो देखिएगा नेक्स्ट सवाल क्या है, देश में चांदी की सबसे बड़ी खान कहाँ पे है। अपने भारत देश के अंदर चांदी की सबसे बड़ी खान कहाँ पे है उसका आपसे पूछा गया है। चांदी की सबसे बड़ी खान कहाँ पे हो जाएगी अपने भारत के अंदर। तो पहला ऑप्शन आपको उदयपुर दे रखा है, उसके बाद डेगाना
रहेगा ना नहीं होगा, यहाँ पे टंगस्टन निकलेगा, मकरेड़ा नहीं है, जयपुर नहीं है, उदयपुर के अंदर है साथियों। याद करो राणा लाखा को, राणा लाखा के समय इस खान का खनन कार्य प्रारंभ हुआ था। वो खान कौन सी है? जावर खान है। कौन सी है? जावर खान है, जिससे सीसा और जस्ता निकलता है। क्या है? सीसा और जस्ता निकलता। मैंने कहीं पे टेस्ट लिया था, वहां पे जस्ते की जगह जिंक लिखा था, तो आपने कहा सर गलत बता दिया आपने। भाइयों जस्ते को ही जिंक कहा जाता है, आपको याद रखना। सीसा जस्ता और जिंक निकलता है, सीसे जस्ते को जुड़वा खनिज कहते हैं। इसके साथ साथ वहां पे चांदी भी निकलती है। तो ए आंसर राइट है, जावर उदयपुर हो जाएगी, ए आंसर आपका राइट है। बहुत अच्छे प्रकार से जोश और जुनून को बनाए रखना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको मोटिवेट कर सकूं, फिर भी क्या है आपको भी अपना जोश और जुनून कायम रखना है। बड़े मुश्किल वक्त से गुजरता है दोस्तों वो शख्स जो क्या है रोने की स्थिति पर भी थोड़ा सा मुस्कुरा दे तो बहुत अच्छा रहता है। तो चुनौतियां बाहर खड़ी है, डरना नहीं। चुनौतियां से बाहर खड़ी है, चुनौतियों से डरना नहीं। जीने से पहले तुमको मरना नहीं। इस जहां में पांव तेरे खींचेंगे सभी, पर बंदे कदम है वो कभी पीछे करना नहीं। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? अजय राज चौहान नाम का शासक हुआ साथियों अजमेर का, जिसने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। वैसे इस प्रश्न को थोड़ा सा गलत भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसने दुर्ग का निर्माण कराया, उसको अजमेर दुर्ग कहा गया। क्या कहा गया? अजमेर दुर्ग कहा गया, लेकिन वर्तमान में इसका नाम तारागढ़ दुर्ग है, इसलिए अपन इसको कहेंगे तारागढ़ दुर्ग की। बाकी पृथ्वीराज सिसोदिया था, उसने अपनी जो पत्नी थी ताराबाई, उसके नाम का इसके यहाँ पे परकोटा बनाया था, इसलिए इसको क्या है तारागढ़ दुर्ग कहा गया। बाकी वास्तव में दुर्ग का नाम अजमेरू दुर्ग है, अजमेर दुर्ग है। ए आंसर आपका राइट है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखिएगा, किशनगढ़ की राजकुमारी जिसका संबंध मुगल बादशाह औरंगजेब से तय हो जाने के बाद उसने धर्म की रक्षा हेतु मेवाड़ महाराणा राज सिंह से विवाह किया। साथियों किशनगढ़ी वो कौन सी राजकुमारी थी जिसका विवाह है वो मुगल बादशाह औरंगजेब से तय हो गया था, लेकिन उसने अपने क्या है उसके धर्म की रक्षा के लिए मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने क्या किया था? उससे विवाह किया था। तो बिल्कुल यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर आ रहा है कि सर वो कौन थी? चारुमती थी। चारुमती क्या थी? चारुमती के कारण क्या किया था? बिल्कुल चारुमती थी। चारुमती के कारण क्या है यहाँ पे आपका औरंगजेब और राज सिंह के बीच में विवाद भी उत्पन्न होता है। राज सिंह ने क्या है चारुमती से विवाह कर लिया था, जो औरंगजेब को स्वीकार नहीं था। बी आंसर आपका राइट है। अगला सवाल क्या है? मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलीनीकरण कब हुआ? साथियों जो मत्स्य संघ है, इस मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब होता है? याद रखना सबसे पहला संघ अपना था मत्स्य संघ, जो प्रथम संघ था, और जो व्रत राजस्थान 15 मई 1949 को बना था, उसके अंदर इसका विलय किया गया था। तो ए आंसर आपका राइट है। व्रत राजस्थान के अंदर 15 मई 1949 को क्या हुआ था? मत्स्य संघ का विलय हुआ था। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों के अंदर हुआ है। याद रखना इन 7 चरणों में जो एकीकरण का श्रेय है वो सरदार पटेल को दिया जाता है। ये चीजें आपको क्या करनी है? याद रखनी है, परीक्षा में पूछी जाएगी। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान का कार्य प्रारंभ हुआ? जावर कहेंगे, क्या कहेंगे? मेवाड़ का वो कौन सा शासक था जिसके शासन काल में जावर खान से चांदी निकालना, चांदी का खनन कार्य प्रारंभ हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया वो अपने राणा लक्ष्य सिंह थे, जिनको लाखा भी कहा जाता है। राणा लाखा के समय में क्या है जावर खान की खोज होती है और यहीं से खनन कार्य प्रारंभ होता है। सी आंसर आप सभी भाई बहनों का राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, वह कौन सी रियासत थी जो सर्वप्रथम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर उसकी आश्रित बनी? साथियों राजस्थान के, देखिए पिछली बार का बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया कि सबसे अंतिम समय के अंदर अंग्रेजों की सबसे लास्ट में अधीनता स्वीकार किसने की थी? अंग्रेजों की सबसे अंतिम समय में अधीनता स्वीकार किसने की थी? सबसे लास्ट में अंग्रेजों के आगे घुटने टेकने वाली रियासत कौन सी थी? तो वो अपनी सिरोही रियासत थी। अब की बार पूछा गया अंग्रेजों का गुलाम बनने वाली सबसे पहली रियासत कौन सी थी? वो कौन सी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों की क्या है अधीनता स्वीकार कर अंग्रेज राज्यों की आश्रित बन गई थी? तो यहाँ पे आपको जयपुर, करौली, भरतपुर और कोटा दिया हुआ है। तो बिल्कुल आप सभी का आंसर यहाँ पे राइट आ रहा है। वो करौली रियासत थी जिसने क्या 1817 की जो सहायक संधियां थी, 15 नवंबर 1817 को करौली ने क्या कर ली थी? करौली ने सहायक संधि कर ली थी और सबसे पहले अंग्रेजों की अधीन बन गई थी। तो यहाँ पे आपका बी आंसर मेरे भाई बहन जिसने भी बताया है सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, सिलीसेड खाली जगह में स्थित है। पिछली बार महल, पर्यटन वगैरह कुछ ऐसे झीलें वगैरह पूछी जाती है। पिछली बार सामोद का पूछा गया था कि सामोद कहाँ पे है, सामोद के महल कहाँ पे है? तो वो जयपुर के अंदर है। पांडुपोल पूछा जाए तो पांडुपोल अलवर के अंदर हो जाएंगे, और सिलीसेड झील पूछा जाए तो ये भी आपकी कहाँ पे हो जाएगी? अलवर के अंदर हो जाएगी। सिलीसेड झील और सिलीसेड के महल कहाँ पे है? सिलीसेड झील और सिलीसेड के महल है वो अजमेर के अंदर है। याद रखना है। ये साथियों रानी शीला के लिए बनाए गए थे। किसके लिए बनाए गए थे? सिलीसेड नाम क्यों पड़ा? रानी शीला के लिए विनय सिंह ने बनाए थे। किसने बनाए थे? विनय सिंह जी ने ये महल बनाए थे। सिलीसेड के महल जो कहाँ है? अलवर के अंदर है। और यहीं पे क्या है? यहीं पे साथियों सिलीसेड झील भी है। सिलीसेड झील है, उसके साथ साथ क्या है? ये कहाँ पे है सिलीसेड झील? तो सरिस्का का जो भाग पड़ता है अलवर में, सरिस्का वन्यजीव उद्यान का, उसके अंदर है सिलीसेड झील। ठीक है, डी आंसर राइट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं।
प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर किस शैली के? साथियों क्या है, किराड़ू मंदिर है जिसको क्या है राजस्थान के खजुराहो कहा जाता है। ये किराड़ू मंदिर कहाँ पे है? ये किराड़ू मंदिर है बाड़मेर के अंदर। कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर है। तो ये किराड़ू है मंदिर, ये किस शैली के है? आपको इसकी शैली बतानी है। किराड़ू मंदिर किस शैली के हो जाएंगे? तो आपको याद रखना है राजस्थान के खजुराहो कहे जाने वाले किराड़ू मंदिर है ये गुर्जर प्रतिहार शैली से संबंधित है। यहाँ पे आपका ए आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे? साथियों मल्लीनाथ जी है, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? हर क्षण ताने मार रही है चुनौतियां ललकार रही है मेरे दोस्तों, हर क्षण ताने मार रही है चुनौतियां ललकार रही है, लड़कर इनसे तुम आगे तो बढ़ो, खुशियां दरवाजे पर खड़ी तुम्हें पुकार रही है। चुनौतियों से लड़के आगे बढ़ोगे तभी खुशियां मिलेगी। अगर पहले से आपको खुशियों की चाहत है कि पहले खुशी मिल जाए फिर हम चुनौतियों से लड़ लेंगे, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। पहले आपको क्या है क्षण क्षण पर चुनौतियों की ललकार को स्वीकार करना पड़ेगा, चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा, उनसे आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपको खुशियां मिल पाएगी। तो पूरे जोश और जुनून के साथ यहां पे जुड़े रहेंगे। और मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है यह बाड़मेर के अंदर है। देखिए तिलवाड़ा नामक स्थान है, तलवाड़ा नहीं है, तलवाड़ा दक्षिणी भाग में आ जाएगा, ये तिलवाड़ा है, ठीक है ना। एक मात्रा का फर्क पड़ता है जीके में, सिर्फ हिंदी में कुत्ती और कुंती नहीं बनता है, यहां भी तलवाड़ा और तिलवाड़ा बनता है। तो तिलवाड़ा बाड़मेर में है, लूणी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे इनका पशु मेला भरता, प्राचीनतम पशु मेला है। ए आंसर आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। मल्लीनाथ जी है वो क्या है? मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित है। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, यह कथन किसका है? साथियों किसने कहा था कि एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं क्या है हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? तो ये कथन किसका हो जाएगा? फटाफट से बताएंगे किसने कहा कि एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? साथियों जैतारण पाली के अंदर युद्ध होता है। जैतारण पाली के अंदर क्या है? युद्ध होता है। किसके बीच में युद्ध होता है? ये युद्ध होता है साथियों किसके बीच में? इधर तो मारवाड़ का शासक होता है मालदेव, जिसको गिरी सुमेल का युद्ध कहा गया। क्या कहा गया? गिरी सुमेल का युद्ध कहा गया। मालदेव और इधर शेरशाह सूरी है। मालदेव जीत जाता लेकिन मालदेव सेना लेके भाग गया था। इसका सेनापति था जेता और कोंपा, उसने क्या है उसने युद्ध लड़ा था। इधर शेरशाह सूरी अपनी पूरी सेना के साथ बल लगाकर लड़ता लेकिन यह हारते हारते बच जाता है, यानी कि हारते हारते क्या जीत गया था। तो इसने कहा कि मैं पूरी दिल्ली गवा देता एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए, मारवाड़ क्षेत्र जिसमें ओनली फॉर बाजरा ही होता है, क्या मिलता मुझे यहाँ से, इसके लिए मैं पूरी की पूरी क्या कर देता, पूरी की पूरी का जो मेरा राज्य था वो गंवा देता। इनकी मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान का बादशाह था वो खो बैठता, बादशाह का पद। ये शेरशाह ने कहा था। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट है। बहुत अच्छा साथियों। अगला सवाल क्या है देखिएगा, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई? नाथ संप्रदाय का जो प्रमुख स्थल है, नाथ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है, केंद्रीय पीठ का मतलब प्रमुख पीठ, ये कहां पे है? फटाफट से बता देंगे। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पे है साथियों? फटाफट से बताएंगे। आपको याद रखना महामंदिर बना हुआ, नाथ संप्रदाय का महामंदिर बना हुआ है। कहां पे बना हुआ है? जोधपुर के अंदर नाथ संप्रदाय का महामंदिर बना हुआ है, जो मान सिंह ने बनाया था। सर क्यों बनाया था मान सिंह ने? मान सिंह के गुरु थे आयसनाथ, जालोर के थे मान सिंह के गुरु आयसनाथ। इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि बेटा मान सिंह तू क्या बनेगा, आगे जाके जोधपुर का राजा बनेगा। और वास्तव में आयसनाथ की भविष्यवाणी सही होती है। मान सिंह आगे जाके क्या बनता है? जोधपुर का राजा बनता है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक आयसनाथ ही थे। मान सिंह राजा बन गया तो मान सिंह ने कहा वाह गुरु आपने तो क्या एकदम सही भविष्यवाणी की थी। तो जोधपुर में मान सिंह ने नाथ संप्रदाय का महामंदिर बना दिया। याद रखना नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक पूछे आयसनाथ, किसकी भविष्यवाणी की राजा बनने की? मान सिंह की। महामंदिर कहां पे है नाथ संप्रदाय का? जोधपुर में। किसने बनाया? मान सिंह ने। इतनी बातें आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्न में से किसने 1951-52 में कालीबंगा की पहचान की? साथियों कालीबंगा सभ्यता है जो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ के अंदर है। कहां पे है? कालीबंगा सभ्यता जो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ के अंदर है। तो इसकी 1951-52 में खोज हुई थी। ये खोज किसने की थी? खोजकर्ता का आपको नाम बताना है। बहुत ही इजी सा और अच्छा सा प्रश्न है। बिल्कुल अमलानंद घोष थे। कौन थे? अमलानंद घोष थे, जिन्होंने साथियों इसकी क्या की थी? खोज की थी। ए घोष लिखा हुआ है यहाँ पे। ए घोष का मतलब हो जाएगा अमलानंद घोष। क्या हो जाएगा? ए घोष का मतलब अमलानंद घोष हो जाएगा। इन्होंने इसकी खोज की थी। तो यहाँ पे आपका क्या है? ए आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी बी में है अमलानंद घोष, तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलता हूं मैं। देखिएगा किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? साथियों अजमेर पे चौहानों का राज शाकंभरी वाला इलाका, यहाँ पे चौहानों ने राज किया है। तो वो कौन सा चौहान शासक था जिसने सबसे पहले अजमेर को क्या है अपनी राजधानी बनाया था? अजमेर को राजधानी बनाने वाला प्रथम चौहान शासक कौन सा था? फटाफट से बता देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा कि सर अजमेर है, ये अजयराज चौहान थे। देखिएगा पहले अपन बात करते हैं, यही है अजयराज चौहान जिसने क्या किया था? जिसने अजमेर दुर्ग बनाया। क्या बनाया? अजमेर दुर्ग बनाया। और उसके साथ साथ अजमेर को अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई। तो अजयराज यहाँ पे आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या है? बिल्कुल जिस भी भाई मैंने बी बताया वो क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। अगला सवाल अपना कौन सा है?
वह रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी के चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जोहर कर लिया था। वह कौन सी रानी थी जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है गढ़ चित्तौड़ को घेरा था, उस पर अटैक किया था, आक्रमण किया था। तो उस रानी ने क्या है अपनी बहुत सैकड़ों अनुयायियों हैं उनके सैकड़ों रानियों के साथ क्या कर लिया था, जोहर कर लिया था। तो वो रानी कौन सी थी, उस रानी का नाम बताना है मित्रों। इस रानी को कौन नहीं जानता है, यहाँ पे आपको पता हो तो राव रतन सिंह हुए हैं। रतन सिंह क्या मेवाड़ के शासक हुए हैं, रतन सिंह शासक थे। और रानी कौन थी, पद्मावती थी। लेकिन यहाँ पे पद्मावती ग्रंथ का नाम है, फिल्म का नाम है, आप इसको पद्मावती कहते रहते जो गलत है। रानी का नाम तो पद्मिनी था। क्या नाम था, पद्मिनी नाम की रानी हुई थी। बी आंसर राइट है। इसने साथियों जोहर किया था और रतन सिंह ने केसरिया किया था। आक्रमण किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था। रतन सिंह ने किस व्यक्ति को देश निकाला दिया था, याद रखना, जिसने अलाउद्दीन को पद्मिनी के बारे में बताया था, तो राघव चेतन था। इतनी बातें आपको याद रखना है। यहाँ पे जिसने भी पद्मिनी बताया है वो भाई बहन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। पद्मावती इज रॉन्ग आंसर है। पद्मावती फिल्म का नाम है, पद्मावत ग्रंथ का नाम है। बाकी राइट आंसर रानी का नाम पद्मिनी था। बी आंसर आपका राइट है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से होकर गुजरती। बहुत अच्छा प्रश्न है, काफी बार मैं करवा चुका हूं। देखिए कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है, 2 जिलों से होकर गुजरती है। 2 जिले कौन कौन से, जो दक्षिणी जिले हैं, दक्षिणी जिलों से गुजरती है। सर वो 2 जिले कौन कौन से हैं, बांसवाड़ा से गुजरेगी, डूंगरपुर से गुजरेगी। मध्य में पूछा, मध्य से कहां से गुजरेगी, तो बांस के डूंगर को मध्य से नहीं काटा जा सकता। पहाड़ है, पहाड़ को बीच में से काटने जाओगे बड़ी मुश्किल होगी, किनारों से काटना पड़ेगा। लेकिन बांस है तो बांस को आप बीच में से काट सकते हैं। बांस के बीच में से जो खोखला होता है ना, वहां से आप आराम से काट सकते हैं। मतलब बीच बीच में किसके जा सकते हैं, बांस के जा सकते हैं। तो बांसवाड़ा के क्या है, बांसवाड़ा के मध्य से कर्क रेखा गुजरेगी। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जगहों से तो क्या है अपनी कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन बिल्कुल सेंटर में पूछा जाए तो बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से ये कर्क रेखा मध्य से होकर गुजरेगी। सी आंसर दोस्तों आपका राइट है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। जोश और जुनून को बना के रखना है दोस्तों। हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल तो कर मेरे दोस्त, देख कर तुझको काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। तो पहल आपको करनी होगी। जब सफल हो जाओगे दुनिया सारी आपके साथ होगी। अगर असफल हो तो क्या है, कोई बात करना भी पसंद नहीं करता है, तो क्या है सफल होने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये अंतिम समय है आपके पास, 1 दिन का समय है मेहनत करने का, उसके बाद कुछ नहीं है। तो क्या ज्यादा से ज्यादा इसमें आप जितना हो सके उतना कवर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न निकालने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे कुछ नदियां और उनके की सहायक नदियां दी हुई है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं, कुछ नदियां और उनकी क्या है सहायक नदियां दी हुई है। तो साथियों क्या है, लूणी की सहायक नदियां आहू दी हुई है, परवन, ये कहां से आ जाएगी। लूणी की सहायक नदियां तो है सूकड़ी, लीलड़ी, जवाई नदी, ये है जोजड़ी, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, लूणी की सहायक नदियां सूकड़ी है, लीलड़ी वो है, ये आहू परवन वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे डी आंसर राइट है। लूणी की सहायक नदियां इन्होंने गलत दे रखी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। राजस्थान में काला संगमरमर कहां पाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या होता है काला संगमरमर कहां पाया जाता है। देखिएगा पीला संगमरमर पूछे तो पीले पत्थर कहां पे होते हैं, पीले पत्थर होते हैं जैसलमेर के अंदर। ठीक है, उसके बाद गुलाबी संगमरमर वगैरह पूछे तो कभी आना हमारे जालोर की ओर। और उसके बाद बात की जाए कि हल्का रंग का जो संगमरमर है, हरा वगैरह रंग का, तो वो डूंगरपुर में होता है। सफेद संगमरमर आपको पता नागौर के मकराना में होता है, जहां से क्या है जो आपका ताजमहल है वो बना हुआ है। और यहाँ पे अपन को पूछा है काला, तो काली क्या होती है, मैंने आपको बताया था काली होती है भैंस। क्या होती है, भैंस होती है काली। और भैंस से क्या बन जाएगा, भैंसलाना बन जाएगा। भैंसलाना के अंदर क्या है काला संगमरमर पाया जाता है। साहब ये भैंसलाना कहाँ पे है, तो ये भैंसलाना जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है भैंसलाना। ठीक है, हरा संगमरमर कहाँ होता है, हरा उदयपुर में होगा। सफेद राजसमंद में भी पाया जाता है, नागौर में भी होता है। ठीक है, यहाँ पे काला पूछा तो काली भैंस होगी, जो क्या है भैंसलाना में हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, म्यूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है। साथियों राजस्थान का वो कौन सा दुर्ग है जिसको म्यूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। म्यूर का मतलब मोर के समान आकृति है। कुछ लोग इसको कागमुखी भी बताते हैं कि कौवे के समान आकृति है, कौवे के समान मुख वाला है। तो ये म्यूर ध्वजगढ़ यहाँ क्या है कागमुखी। साथियों जोधपुर का किला कौन सा, मेहरानगढ़। जोधपुर का किला कौन सा, मेहरानगढ़। ये किला किस पहाड़ी पे है, चिड़ियाटुक पहाड़ी पे। याद रखना 1459 में राव जोधा ने इसको बनाया था। किसने बनाया था, राव जोधा ने इस दुर्ग को बनाया था। और जोधा का जो जोधपुर शहर है वो भी किसने बसाया था,
जोधा ने बसाया था। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। इसको गढ़ चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है, सूर्यगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, कागमुखी, चिड़ियाटुक दुर्ग, मयूर ध्वजगढ़, बहुत सारे दुर्गों से जाना जाता है। किपलिंग ने इसके बारे में क्या कहा था? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इसका निर्माण है वो क्या है? परियों या फरिश्तों ने करवाया है। ठीक है, तो ये आंसर आपका राइट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सारी चीजों को साथ साथ में रिवाइज करते चलना। बहुत ही फेमस प्रश्न है। सोम, कमला और अंबा सिंचाई परियोजना है वो किस जिले में स्थित है? सोम, कमला और अंबा सिंचाई परियोजना है ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? फटाफट से बता देंगे। सोम, कमला और अंबा सिंचाई परियोजना है। 150 प्रश्न है, बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, बस आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे। अगर मैं बीमार हूं फिर भी मैं आपकी क्लास ले सकता हूं। तो मित्रों मुझे उम्मीद है, मैं ईश्वर से यही दुआ करता हूं कि आप तो सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, तो आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, सोम, अमला और कमला और अंबा सिंचाई परियोजना है, इनका संबंध कहां से? तो ये साथियों दक्षिणी क्षेत्र की है, जहां आपका क्या डूंगरपुर है। डूंगरपुर राइट आंसर हो जाएगा। सोम, कमला, अंबा, इनका संबंध कहां से हो जाएगा? डूंगरपुर से हो जाएगा। बाकी ज्वार सागर बांध का पूछा है तो कोटा में है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ के है। उमेद सागर बांध भीलवाड़ा में बना हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, माई बजाज सागर बांसवाड़ा में। पांचना बांध जो राजस्थान का मिट्टी से निर्मित बांध है, करौली में है। मिर्जाबाद कोठारी नदी पे है ही अपना। माधो सागर बांध दौसा में है। जसवंत सागर जोधपुर में है। चांद बावड़ी पूछा जाए तो आबा नहरी के अंदर है। छापी परियोजना पूछी जाए तो ये झालावाड़ में है। और जवाई बांध जिनको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है वो पाली में है। और सोम, कमला, अंबा सिंचाई परियोजना है वो डूंगरपुर में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। राजस्थान की मरु भाषा का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? राजस्थान की जो मरु भाषा है इसका सबसे पहले उल्लेख है, राजस्थान की मरु भाषा का उल्लेख है वो किस ग्रंथ के अंदर मिलता है? फटाफट से बता देंगे। राजस्थान की मरु भाषा का उल्लेख दोस्तों सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो यहाँ पे साथियों उद्योतन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा है, कुवलयन माला। क्या लिखा है? कुवलयन माला नाम का एक ग्रंथ लिखा है। इसका आपको लेखक पूछे तो उद्योतन सूरी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उद्योतन सूरी ने ग्रंथ लिखा है कुवलयन माला। 1835 के अंदर लिखा गया है। ये 1835 है वो विक्रमी संवत है। पहले का प्राचीन ग्रंथ तो विक्रमी संवत 1835 में लिखा गया है। ये साथियों इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कहा ये मारवाड़ का जो जालोर वगैरह है इनके बारे में क्या है बातें की गई है जालोर के बारे में। तो यहां पे लगभग भारत की 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। भारत की लगभग 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है जिसमें अपने राजस्थान की भाषा की भी बात की गई है। तो ये आंसर आपका यहां पे क्या राइट है? कुवलयमाला उद्योतन सूरी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर दी। जोधपुर कहिए या आप मारवाड़ कहिए, मारवाड़ का वो प्रथम शासक कौन सा था जिसने क्या की थी? मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये आप सभी को पता है कि चंद्रसेन का ही भाई था मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा की उपाधि इसको अकबर ने दी थी। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री, कुछ लोग बहन भी बताते हैं, जगत गुसाई का विवाह करवाया था मुगलों से। तो यहां पे आपका बी आंसर राइट है कि मुगलों से अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का पहला शासक मोटा राजा उदय सिंह है। ऑल ओवर राजस्थान का प्रथम शासक पूछा जाए तो भारमल था जो कछवा वंश का था, जयपुर का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला सवाल। तो देखिएगा, एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। साथियों एशिया में चिनाई की दृष्टिकोण से सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? ऑल ओवर अपना जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के अंदर चिनाई की हुई, चिनाई में तो आप समझते ही होंगे घर पे मकान वगैरह बनाते हैं, इस प्रकार से चिनाई करके क्या सबसे ऊंचा बांध है वो ऊंचा बांध कौन सा बनाया गया है? तो ये साथियों आप सभी का क्या है राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 81 मीटर ऊंचा है, जाखम बांध है। कौन सा बांध है? जाखम बांध है। ये जाखम बांध साथियों माही नदी पे बना हुआ है। माही नदी की सहायक नदी है। माही तो नदी होती है, माही, सोम, जाखम तीनों सहायक नदियां। तो जाखम बांध है जो ओनली फॉर क्या है यहाँ पे जाखम नदी हो जाएगा। जाखम बांध है वो जाखम नदी पे बनाई हुई है। लगभग कहा गया कि 81 मीटर ऊंचा है। कितना? 81 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? डी आंसर राइट हो जाएगा। जाखम बांध क्या है? एशिया का सबसे बड़ा ऊंचा बांध है चिनाई की दृष्टि से। मेवाड़ प्रजामंडल के आंदोलन का संस्थापक कौन था? साथियों जो मेवाड़ प्रजामंडल है, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक कौन था? फटाफट से बता देंगे। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना है 1938 के अंदर क्या होती है? 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। और ये स्थापना साथियों क्या है? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक पूछा जाए माणिक्यलाल वर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंत तक सभी जुड़े रहेंगे, यही आपसे बार बार रिक्वेस्ट रहेगी। मैं न बार बार आपको लाइक करने का कहूंगा, न शेयर करने का कहूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे काम है प्रश्नोत्तर कराना। आप सभी समझदार है, मुझे उम्मीद है आप मेरी दुआओं पे, आप मेरे विश्वास पे खरे उतरेंगे। तो सभी भाई बहन एक बार क्या है लाइक कर देंगे, और जिसने भी तक शेयर नहीं किया है आप एक बार जाएंगे क्लास को शेयर करके आ जाएंगे। और लास्ट तक 150 प्रश्नों तक आपको जुड़े रहना है। जितना हो सके मैं फास्ट कराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप मेरी भी तबियत की भाषा थोड़ी सी समझ सकते हैं। तो नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? साथियों नृत्य की अलग अलग शैलियां होती है जिसमें कथक शैली है। कथक शैली का आदिम का मतलब पुराना घराना कौन सा हो जाएगा? कथक शैली का सबसे पुराना घराना कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे क्या है अपना जो जयपुर है,
कथक अपना साथियों शास्त्रीय नृत्य, राजस्थान का अगर शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए, वैसे तो घूमर राज्य नृत्य, लेकिन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कथक है। और इसका जो प्राचीन घराना वो जयपुर है। कौन सा है? कथक का आदिम घराना कौन सा है? जयपुर हो जाएगा। आदिम घराना कहो या पुराना घराना कहो, एक ही बात है। यहाँ पे सबसे पहले इसका जो उद्गम हुआ था कथक नृत्य को, जयपुर से हुआ था। इसके प्रवर्तक है वो भानुजी महाराज वगैरह थे, ठीक है। और नया घराना पूछे ना कि नया कौन सा, तो बनारस वाला घराना क्या है? बनारस वाला घराना नया है। और आदिम पूछे पुराना तो जयपुर है। तो अपना सी आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आभानेरी व राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के? साथियों आभानेरी जो दौसा के अंदर है, आभानेरी के जो भी कलात्मक महल है और राजौरगढ़ के जो कलात्मक महल है, ये महल किस काल के है वो आपसे पूछा जा रहा है। आभानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव है वो किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार काल के हैं, चौहान काल के हैं, गुहिल सिसोदिया काल के हैं, राठौड़ काल के हैं। तो यहाँ पे साथियों आपको याद रखना है कि क्या है, ये है वो गुर्जर प्रतिहारों की बहुत बड़ी देन है। यहाँ पे आपका ए आंसर राइट है, गुर्जर प्रतिहार काल के है आभानेरी और राजौरगढ़। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है थार का घड़ा किसे कहा जाता है? साथियों थार का मतलब मरुस्थल। सर कौन सा मरुस्थल? युवा मरुस्थल, युवा मरुस्थल, ठीक है। 61% आसपास है, 60% माना जाता है, इतना क्षेत्रफल है। और यहाँ पे 40% जनसंख्या निवास करती है थार के मरुस्थल के अंदर। 12-13 जिलों के अंदर यह मरुस्थल फैला हुआ है। और यहां पे आपका जो राइट आंसर है थार का मरुस्थल किसे कहते हैं? देखिएगा, जवाई बाद को तो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ में अगर अमृत मिलेगा तो कहां से मिलेगा? ये जवाई बाद से मिलेगा, जो पाली के अंदर जवाई नदी पे, ठीक है। यहां पे तो कौन सा हो जाएगा? चंदन या चांदन नलकूप है जैसलमेर के अंदर, जो साथियों थार के अंदर मीठा पानी प्रदान करता है या फिर कहा जाता है पानी देता है थार वालों को। तो यहाँ पे डी आंसर राइट है, थार का घड़ा चंदन नलकूप को कहा जाएगा। एक यहाँ पे थार का सबसे जहरीला सांप पूछा जाए तो पीवड़ा सांप होता है, ध्यान रखना। पीवड़ा सांप क्या जहरीला सांप होगा थार में, ध्यान रखेंगे। अगले कोबरा नहीं होता, पीवड़ा होता है, ठीक है। अपने मरुस्थल में पीवड़ा सांप पाया जाता है। अगला सवाल है जैसलमेर शहर को निम्न में से किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? साथियों जो अपना जैसलमेर शहर है, जैसलमेर शहर को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है वो आपको बताना। जैसलमेर शहर का फेमस नाम क्या हो जाएगा? सुनहरा शहर, गुलाबी नगर, नीला नगर और श्वेत नगर। तो देखिएगा, गुलाबी नगर अपना जयपुर को कहा जाता है, नीला नगर अपना कौन सा है? जोधपुर है, और श्वेत नगर उदयपुर को इसकी उपमा दी जाती है, लेकिन ये कोई फेमस प्रश्न नहीं है। बाकी जैसलमेर को क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी या सुनहरा शहर कहा जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे आपका जो ए आंसर बता रहे जो भी भाई बहन, वो क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। जैसलमेर को क्या कहा जाता है? जैसलमेर को सुनहरा शहर, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार कह दीजिए, नीली नगरी के नाम से। तो सर ये तो जोधपुर वाले हो जाएंगे ना। सूर्य नगरी है, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार सॉरी जोधपुर को कहा जाएगा, नीली नगरी जयपुर को कहा जाएगा। और यहाँ पे आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा सुनहरा शहर। क्या जैसलमेर को सुनहरा शहर या स्वर्ण नगरी कहेंगे? क्या कहेंगे? सुनहरा शहर या स्वर्ण नगरी कहेंगे। तो जिस भी भाई बहन ने यहाँ पे ए आंसर बताया वो राइट हो जाएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। बागड़ी बोली बोली जाती है, बागड़ी बोली है वो कहां पे बोली जाएगी? देखिए वागड़ी हो जाएगी, बागड़ी कोई बोली नहीं है, वागड़ी बोली होती है। कौन सी बोली होती है? वागड़ी बोली है वो कहां पे बोली जाएगी? तो आपको याद रखना, जो वागड़ प्रदेश है जिसको व्याघ्रवाट भी कहा जाता है, वागड़ प्रदेश या व्याघ्रवाट, ये डूंगरपुर और उदयपुर वाला डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है। डूंगरपुर बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कहा जाता है वागड़ प्रदेश। तो यहाँ पे डूंगरपुर ऑप्शन दे रखा है। तो वागड़ी बोली कहाँ पे बोली जाएगी? डूंगरपुर के अंदर बोली जाएगी। मैं कभी कोई मारवाड़ी बोलता हूँ ना कि भाई अपने क्या है जो वागड़ी बोली बोले वो कटे बोले, तो डूंगरपुर रे महीने वागड़ी बोली बोले। कुछ लोग इसको कहते हैं सर वागड़ी मत बोलो, तो दोस्तों ये वागड़ी नहीं है, ये हमारी मारवाड़ी है, यहाँ के स्थानीय, ठीक है, सांचौर की। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? सगत सिंह रासो ग्रंथ, जिसमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह के चरित्र का वर्णन है, किसकी करती? साथियों सख्त सिंह रासो है। क्या है? सख्त सिंह रासो ग्रंथ है एक, जिसको सगत सिंह के नाम से जाना जाया है। सगत सिंह रासो, जिसमें महाराणा प्रताप का छोटा भाई जिसका नाम शक्ति सिंह है, जो मुगलों के साथ मिल गया था, लेकिन लास्ट समय में जब प्रताप का चेटक है वो घायल हो जाता, तो उस समय वापस शक्ति सिंह ने क्या है प्रताप की सहायता की थी। तो इसका चरित्र है, शक्ति सिंह बहुत अच्छा आदमी था ऐसा कहा जाता है इसके चरित्र को पढ़ के। तो ये चरित्र है वो कहाँ है, कौन सी ग्रंथ के अंदर आपको इसका चरित्र पढ़ने को मिलता है वो आपको बताना है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका सख्त सिंह रासो है ये चरित्र किसने लिखा है? ये सख्त सिंह रासो ग्रंथ है वो गिरधर आसिया ने लिखा है। किसने लिखा? गिरधर आसिया ने लिखा है। ए आंसर आपका राइट है, जिसमें शक्ति सिंह का जीवन चरित्र आपको मिलेगा। बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिसलदेव रासो है उसके रचयिता कौन है साथियों? बिसलदेव रासो के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे तो आप भूल ही नहीं सकते सर, बिसलदेव रासो तो नरपति नल्ले ने लिखा है। किसने लिखा? नरपति नल्ले ने बिसलदेव रासो लिखा है। वाल्मीकि को भला कौन नहीं जानता, वाल्मीकि ने क्या लिखा है? तो वाल्मीकि ने आपकी रामायण
लिखी है, क्या लिखी है, रामायण लिखी है, वेद व्यास ने आपका क्या लिखा, महाभारत लिखा है, और पंडुरिक विठल ने क्या लिखा था, तो सर पंडुरिक विकल ने तो राग मंजरी लिखा था। क्या लिखा था, राग मंजरी लिखा था। ये सारे आपके क्लियर हो गए। यहाँ पे विसलदेव रासो है वो नरपति नल्ला, ए आंसर राइट है। विसलदेव चतुर्थ आप जानते होंगे अजमेर के शासक रह चुके थे। अगला प्रश्न है, देश में चांदी की सबसे बड़ी खान कहां पे, रिपीटेड क्वेश्चन है, उदयपुर आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी चांदी की खान है वो कहां पे है, उदयपुर के अंदर है। चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 36 की ओर। महावीर जी का मेला किस तिथि को लगता है साथियों, महावीर जी का मेला करौली के अंदर लगता है, जहां की क्या है, जहां की लठमार होली प्रसिद्ध है। महावीर जी की क्या है, महावीर जी की लठमार होली है, वो लठमार होली प्रसिद्ध है। तो महावीर जी का मेला है वो किस तिथि को लगता है वो आपको बताना। जैन धर्म के साथियों 24वें तीर्थंकर है महावीर जी। महावीर जी कौन है सर, महावीर जी जैनों के क्या है, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हुए वो 24वें तीर्थंकर है महावीर जी। तो इनका मेला आपको याद रखना है। महावीर जी का मेला है वो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को लगता है। कब लगेगा, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को लगेगा। यहाँ पे आपका ए आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से हम प्रश्नों को करेंगे तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका समय भी बहुत ही कीमती है, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो अगला प्रश्न है, खेतड़ी महल का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया। साथियों खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है, जिसको अपन तांबा नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तांबा नगरी भी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को जो पगड़ी दी थी वो खेतड़ी महाराजा ने ही दी थी। स्वामी विवेकानंद को जो विवेकानंद की उपाधि दी थी वो खेतड़ी महाराजा ने दी थी। स्वामी विवेकानंद ने वो जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण लेने गए थे तो उनके पीछे का जो भी खर्च था, जो भी सपोर्ट था वो खेतड़ी महाराजा ने दिया था। तो ये खेतड़ी महल जो बने हुए, इस खेतड़ी महलों का निर्माण किसने कराया था वो आपसे पूछा जा रहा है, तो बताएंगे। अजीत सिंह का काल था, वो अजीत सिंह के काल में स्वामी विवेकानंद आए थे, ठीक है ना। यहाँ पे खेतड़ी के महल है, इनको शेखावाटी का हवा महल, यहाँ पे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है। तो ये भोपाल सिंह ने बनाए थे। किसने बनाए थे, महाराणा भोपाल सिंह ने बनाए थे खेतड़ी के महल, जिसको शेखावाटी का हवा महल, और राजस्थान का फर्स्ट हवा महल तो अपना जयपुर वाला है, दूसरा खेतड़ी के महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाएगा। आप इस चीजों को याद रखेंगे। ये लगभग आपके क्या 1889 के काल में आए थे विवेकानंद जी, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या हो जाएगा, जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन पवित्र कांड जहां गालव ऋषि का आश्रम है। अच्छा, जयपुर का बनारस कहा जाता है गालव ऋषि के आश्रम को। जयपुर का बनारस किसे कहा जाता है, तो दोस्तों जयपुर का बनारस है वो गालव ऋषि के आश्रम को कहा जाता है। तो ये गालव ऋषि का आश्रम है, ये कहां पे है वो आपको बताना है। गालव ऋषि की तपोभूमि है, गालिव ऋषि की तपोभूमि है, वो कहां पे है फटाफट से बताएंगे साथियों। ऑल ओवर जयपुर की बात की जाए तो क्या कहा जाएगा, जयपुर के ये जो तीर्थ स्थल है ना जयपुर का, जहां पे अभी आप बताओगे, चलो मैं बता ही दूं, बाद में एक्स्ट्रा बताऊं। गलता जी का साथियों, गलता जी है जयपुर के अंदर, क्या है गलता जी, जहां पे गालव ऋषि का आश्रम है, इसको साथियों जयपुर का बनारस कहा जाता है। ऑल ओवर क्या है, उत्तर तोदात्री भी कहा जाता है। और राजस्थान की छोटी काशी किसे कहा जाएगा, गलता जी जयपुर को ही राजस्थान की छोटी काशी कहा जाता है, ठीक है ना। वैसे काशी बूंदी को कहा जाएगा, छोटी काशी इसको कहा जाएगा। तो यहां पे आपका ए आंसर राइट है, गलता जी जयपुर है, जहां पे क्या गालव ऋषि की तपोभूमि है, ठीक है। जबाली ऋषि की तपोभूमि पूछे तो वो जालोर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की। साथियों राजस्थान की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा। ये प्रश्न अपन पहले ही कर चुके हैं कि उष्ण भी है और शुष्क भी है, गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, उष्ण और शुष्ण है। और जब ऐसी कंडीशन हो तो इसको उपोषण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उपोषण कहा जाएगा। तो उसको शुष्ण कहो या उपोषण कहो एक ही बात है, ए विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, बारडोली मंदिरों में को प्रकाश में लाने का श्रेय है। साथियों बारडोली के जो मंदिर बने हुए हैं, बारडोली के मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाएगा। सर ये बारडोली के मंदिर है कहां पे, प्रकाश में आप ले आए, लेकिन हम तो अभी अंधकार में, हमें तो पता ही नहीं है बारडोली के मंदिर कहां पे है। अरे साहब क्या है, अबली मीणी का महल कहां पे था, कोटा में, वहीं पे बारडोली मंदिर भी मिलेंगे आपको, कोटा के अंदर है, ठीक है। जिला एक ही है वो बता रहा हूं, ठीक है। तो बारडोली मंदिर है ये कोटा के अंदर बने हुए, आपको ध्यान रखना है। और इसका निर्माण बेसर शैली के अंदर किया गया। इसको जो प्रकाश में लाया है वो ओझा जी ने लाया है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिसको जीएच ओझा कहा जाएगा, उन्होंने साथियों इनको क्या किया है, प्रकाश में लाया है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह कहां पे। साथियों हमीमुद्दीन नागौरी है, उनकी दरगाह कहां पे स्थित है, फटाफट से बता देंगे। 40% हो चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से रफ्तार से अपन करने वाले हैं। आप बस लास्ट तक जुड़े रहिएगा, मैं आपके साथ हूं। बस क्या है, मुझे भी लगा यार अंतिम समय में इनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही अपन बीमार है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं साथियों। क्या है, मेरी जितना मुझसे हो पाया मैंने किया, और मैं आगे भी जितना हो पाएगा आपसे करूंगा। जब तक अपन इस कंपटीशन एग्जाम में रहेंगे मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, इसमें आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको तो क्या है, अच्छे से मेहनत करनी है, हौसले बुलंद करके अपने रास्तों पर चलते रहना है, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। और हमीमुद्दीन नागौरी है, इनकी दरगाह के बारे में आपसे पूछा जाए तो मेरे दोस्तों इनकी जो दरगाह है वो कहाँ पे है, नागौर के अंदर है। पीछे नाम ही नागौरी आ रहा है तो आपको चिंता करने वाली बात ही नहीं है, इनकी दरगाह नागौरी के अंदर है। इनको सन्यासियों का सुल्तान कहा गया।
क्या है, हमीमुद्दीन को क्या कहा गया, सन्यासियों का सुल्तान कहा गया। ध्यान रखना, सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाएगा, हमीमुद्दीन को कहा जाएगा। और सुल्तानों का फकीर कहा गया, सुल्तानों का फकीर भी इनको कहा गया है। और राजस्थान का दूसरा ख्वाजा तारकिन क्या है, राजस्थान का दूसरा ख्वाजा तारकिन है, वो भी हमीमुद्दीन नागौरी को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका बी आंसर राइट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। खस नामक घास कहाँ पाई जाती, साथियों खस नामक घास जहाँ से सुगंधित इत्र वगैरह बनता है, तो ये कहाँ पे पाई जाती। यहाँ पे मेरे बहुत से भाई बहन होंगे जो सीधा जैसलमेर बताएंगे, इसके लिए मैं पहले से आपको अलर्ट कर दूं। सर क्या अलर्ट करोगे, सेवण घास होती है जैसलमेर में, जैसलमेर में सेवण घास होती है, लाठी सीरीज पाई जाती है। सेवण घास होती है, लाठी क्या है, भूजल सीरीज पाई जाती है। जब भी खस गांव का नाम है तो ये टोंक में पाई जाएगी, बी आंसर राइट होगा। इससे सुगंधित इत्र बनता है, भवनों को सजाने में इस खस घास का काम में लिया जाता है। तो बी आंसर राइट है, ये खस घास टोंक में पाई जाती है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की, साथियों जो वर्धमान विद्यालय बना था, वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बहुत अच्छा प्रश्न है यहां पे साथियों। वैसे तो ये स्कूल कहलाया था, अंग्रेजों को मूर्ख बनाने के लिए काम किया गया था, क्योंकि अंग्रेज क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देने नहीं देते थे। जबकि जो क्रांतिकारी थे उनका मानना था कि भाई क्या है, लोगों को सिखाओ कि अंग्रेजों को कैसे भगाना, कैसे क्रांति करनी है। तो मतलब कहें तो बाहर से स्कूल था, लेकिन अंदर से क्रांतिकारी तैयार किए जाते थे। क्रांतिकारियों की फैक्ट्री है ये, जहां से साथियों क्या है कुछ ऐसे क्रांतिकारी भी वगैरह थे जिन्होंने ये मिल गया था। तो यहाँ पे मुख्य रूप से आपका राइट आंसर अर्जुन लाल सेठी है। अर्जुन लाल सेठी ने क्या है, ये साथियों जयपुर से संबंध रखते थे। इन्होंने कहा था, जयपुर में इनको सचिव का पद वगैरह मिला था, तो इन्होंने कहा था कि अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कौन भगाएगा, वही अर्जुन लाल सेठी है साथियों। इन्होंने साथियों ये वर्धमान विद्यालय स्थापना की। इसको जयपुर में जन जागृति का जनक कहा जाता है। जयपुर में जन जागृति का जनक किसे कहा जाएगा, तो जयपुर में जन जागृति का जनक अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। इस स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं कराई जाती थी, इस स्कूल में क्रांतिकारी तैयार किए जाते थे, अंग्रेजों को चकमा दिया जाता था। और बाद में साथियों सेठी जी भी पकड़े जाते, जब इनकी मृत्यु होती है तो ये हिंदू थे, अर्जुन लाल सेठी हिंदू थे, लेकिन इनको दफनाया गया था मुस्लिम तरीके से, इनको क्या है दफनाया गया था। हिंदू होते हुए भी इनको जमीन में दफनाया गया था। तो वो क्रांतिकारी कौन से थे, ऐसे एकमात्र क्रांतिकारी है जो हिंदू होते हुए भी उनको दफनाया गया था, तो वो अपने अर्जुन लाल सेठी थे। यहां पे आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीका की छतरी कहां पे, बताएंगे साथियों बीका की छतरी है, ये बीका की छतरी कहां पे स्थित है। इसमें आपको ज्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है। राव जोधा का पांचवा पुत्र था राणा बीका, जिसने क्या है करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर राज्य अपना अलग से बसाया था, वही बीका है। तो बीकानेर की छतरी कहां पे, राठौड़ वंश से संबंधित है। ये भी इनकी उत्पत्ति मारवाड़ के राठौड़ वंश से हुई है, तो बीकानेर में है बीका की छतरी। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर। एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक की रचना की गई। साथियों ये एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक किसकी है, कर्नल जेम्स टोड की है। किसकी है, कर्नल जेम्स टोड की है। ये कर्नल जेम्स टोड कौन था, ये घोड़े वाले बाबा है। कौन है, ये घोड़े वाले बाबा है। क्या है, ये घोड़े वाले बाबा है। क्या है कर्नल जेम्स टोड के, इसने राजस्थान को लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था 1829-30 के अंदर। राजपूताना अपने जो राजस्थान है ना वर्तमान, इसके लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था, कर्नल जेम्स टोड ने किया था। तो ये लंदन से एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो ये कब प्रकाशित हुई थी वो आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल 1829 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। सी आंसर बताने वाले सभी भाई बहन राइट है, इसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। साथियों जब अपनी संविधान सभा बनती है उसकी 3 मीटिंग्स होती है। सबसे पहले जो आपको इंपोर्टेंट रखनी है, तो संविधान सभा का जो पहला अस्थायी अध्यक्ष, ध्यान रखना अस्थायी कहा गया है। पहले स्थायी अध्यक्ष बनते हैं वो तो कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किस स्थायी अध्यक्ष है वो इनको बनाया गया। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष किस एक व्यक्ति जो बुजुर्ग था उसको माना गया कि भाई अभी तक अपने पास कोई यूं प्रमुख स्थायी व्यक्ति नहीं है, तो बुजुर्ग होने के नाते हम आपको एक बार अस्थायी अध्यक्ष बनाते। तो वो अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया था, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। क्यों बनाया गया इनको अस्थायी अध्यक्ष, ये बुजुर्ग होने के कारण इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सी आंसर यहाँ पे आपका राइट है कि संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष है वो सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता। साथियों राज्य स्तर पर अपने राजस्थान है उसके जो भी मंत्रिपरिषद बनती है तो उनमें मंत्रियों की नियुक्ति है, वो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, किसको कौन सा मंत्री पद देना है किसको नहीं देना, इन सब के बारे में निर्णय कौन लेता है और ये किसकी सलाह पे लेता है। तो देखिएगा साथियों, वैसे ये सारा काम तो मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। सारा काम किसके हाथ में होगा, मुख्यमंत्री के हाथ में होगा। लेकिन ये कार्य करवाया किससे जाता है, राज्यपाल से करवाया जाएगा। तो बी आंसर आपका राइट है, मुख्यमंत्री की सलाह पर। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। साथियों भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति है उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, फटाफट से बता देंगे।
देखिए, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, अस्थायी अध्यक्ष पूछे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो ये अपने जय भीम कौन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उनको क्या है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहा गया है। अब की बार जब एग्जाम डेट आई बीएसटीसी की 31 अगस्त को होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सर नहीं होगा, एक दो यूट्यूब वालों ने भी वीडियो बना के डाल दिया, अपनी खुद ही बेइज्जती करा दी है कि 31 को एग्जाम नहीं है, नहीं तो फेक है, बल्कि 31 को ही एग्जाम होगा। ठीक है, उसमें वो कह रहे हैं, मैंने पूछा, एक यूट्यूबर ने कॉल किया, सर आप बच्चों को ऐसे ही भड़का रहे हो, 31 को एग्जाम होगा, नहीं होगा 31 को। मैंने कहा भाई क्यों नहीं होगा 31 को एग्जाम, हमारे मित्र ही है, वो कोई गलत आदमी नहीं है। कि सर अब की बार इन्होंने भीम का फोटो लगाया है, तो भीम का फोटो तो लगाया हुआ, तो ये तो फेक है। अरे भाई भीम का फोटो आया नहीं यार, इससे अपन को क्या मतलब है, अपन को तो एग्जाम कब होगा उस चीज से मतलब है। ये सारी दोस्तों फालतू की चीजें होती है कि सर इस पे भीम का फोटो दिया हुआ, मतलब ये तो एसटीसी है, वो तो एसटी वालों के लिए, एससी वालों के लिए थी। भाई भीम एसटी, और मैं खुद ओबीसी से हूं, ठीक है ना, आप ये मत सोचना ये बंदा एसटी एससी से तभी भीम का सपोर्ट कर रहा। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सही का सपोर्ट कर रहा हूं। भीम एसटी एससी वालों के समर्थन में नहीं आए भाई, ठीक है ना। भारत का संविधान तैयार किया, वास्तव में यही वो संविधान है जो भारत को, देखिए आप आज अफगानिस्तान की स्थिति देख तो तालिबानियों ने कितना वहां आतंक मचा रखा, क्यों, उनके पास एक विधिवत लोकतंत्र नहीं था। पहले रशियन आए, फिर अंग्रेजी आ गए, ये अपने अमेरिका वाले, अब वो आ रहे तालिबानी, ये सब भड़कीला पदन हो गया। तो साथियों संविधान देना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। इतनी कम उम्र में इस बंदे ने जो संघर्ष किया था उसके लिए इसको याद रखते हैं। और यार क्या हो गया, भले भीम का नाम छपे, गांधी का छपे, या फिर क्या है पटेल जी का छपे, या फिर क्या अटल जी का छपे, उससे अपन को यार क्या मतलब है, अपन का काम है वो निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये फालतू की बातें दोस्तों, एग्जाम टाइम में आपको इस प्रकार की बहस नहीं करनी चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। और यहाँ पे क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये छोटी चीजें होती मित्रों, इनसे अपन को यार क्या लेना, भले वो किसका ही फोटो देना, अपन को तो ये देखना एग्जाम कब होगा, ठीक है। तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय का मतलब जो हाई कोर्ट, अपना हाई कोर्ट कहाँ पे, जोधपुर में है, एक बैच कहाँ पे है, एक खंडपीठ उसकी है वो जयपुर के अंदर भी है। तो वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, कितने समय तक व्यक्ति है वो क्या है न्यायाधीश रह सकता है। तो साथियों ये सेवा है, ये 65 वर्ष की रखी गई है। 65 वर्ष तक क्या है, 65 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, पहले 62 वर्ष थी लेकिन 144वां संविधान संशोधन होता है, उसके बाद इसको 65 वर्ष कर दिया गया, कोई भी व्यक्ति वो 65 वर्ष तक न्यायाधीश बना रह सकता है। उसके बाद अपना 50वां प्रश्न है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे मित्रों, बता देंगे। मुख्य सचिव होता है, मुख्य सचिव की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी। ये साथियों जनरल जो वेलेजली था उसके समय ये मुख्य सचिव का पद नियुक्त किया गया था। तो मुख्य सचिव राज्य का मेन आदमी होता है, तो इसकी जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, राज्यपाल करेंगे, या फिर मंत्रिपरिषद करेंगे। फटाफट से कमेंट करके बता देंगे मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करेंगे। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री के द्वारा ही क्या है, मुख्यमंत्री का द्वारा मुख्य सचिव की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पे जो भी भाई बहन क्या भी आंसर बता रहे वो सभी के सभी क्या राइट है। ये अपने 50 प्रश्न हो गए। अपने जोश और जुनून को इसी प्रकार बरकरार रखना है। याद रखना उस दिन जब आपने बीएसटीसी में फॉर्म भरा था तब आपने क्या सपना लिया था, मैं इतना पढ़ूंगा, ऐसे करूंगा, इतने नंबर आएंगे। लेकिन वास्तव में आप दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, जितना आपने सोचा था उतनी आपने मेहनत की क्या नहीं की होगी। बहुत ही कम भाई बहन होंगे जिन्होंने क्या है इतनी मेहनत की होगी। वीडियो जब अपने 1-1 लाख लोगों ने देखे हैं, जबकि सीटें सिर्फ 23,000 है, तो सर सभी का 1 लाख का सिलेक्शन हो जाएगा, 23,000 को लेना ऐसा नहीं होगा। वो 1 लाख वो है जो या तो 20 मिनट का वीडियो था तो 2 मिनट देख के भाग गए, या 3 मिनट देख के भाग गए, या 4 मिनट देख के भाग गए। 20 मिनट का वीडियो था तो 20 मिनट पूरा देखा होगा, वही साथियों क्या है सिलेक्शन की कैटेगरी में आता है। क्योंकि साथियों आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो लास्ट तक जुड़े रहना है। 51वां प्रश्न है, कुल 150 प्रश्न है। ये देखिएगा क्लासें तो वैसे बहुत सारी होती, ठीक है ना, क्लासें तो 3-3 क्लासों के लिए पीडीएफ थी, लेकिन सभी को मैंने कहा ज्यादा टाइम न लेते हुए आपका 9 बजे और आओ, 8 बजे आप और आओ, 7 बजे और आओ, इससे अच्छा एक बार में सारा का सारा करवा दिया जाए। तो अगला प्रश्न है, वापस 50 प्रश्न हो गए। 50 प्रश्न का दूसरा राउंड शुरू होता है, जिसमें पहला प्रश्न है, राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार किस जिले में होने का अनुमान है। साथियों राजस्थान में कोयला है, कोयले के सर्वाधिक भंडार है वो कहां पे मिलते हैं, फटाफट से बताएंगे। बिल्कुल फटाफट से बताएंगे। पूरे जोश और जुनून के साथ आपको इस क्लास को लेना है कि राजस्थान के अंदर कोयले के सबसे ज्यादा भंडार कहां से मिलेंगे। तो देखिएगा ऑल ओवर भारत में बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, लेकिन राजस्थान पे भाई कोई कम नहीं है। राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है ये पेट्रोलियम है, कोयला इसके लिए अपनी एक विशेष ही पहचान रखता है, हमारा मालानी प्रदेश। और अभी आपको बताया यहाँ पे मिग 60 है वो क्रेश हुआ था, तो मारवाड़ी भाषा में जो भाई साहब कह रहे हैं ना कि एक है बटीड़ बाजियो, और बटीड़ बाजियो ने खीला उसड़यान खेजड़ी आडी टेक दीन, तो बहुत अच्छी भाषा
साथियों यही हमारी मारवाड़ी भाषा है जो क्या है सबसे अलग हमें पहचान देती है। कहीं भी जाके मारवाड़ी बोलो, सामने वाले का वाह यार, समझ में भले आए ना आए लेकिन आपकी भाषा बहुत मीठी है। अगर आप गाली भी निकाल दो ना तो लगता नहीं कि आदमी गाली दे रहा है, मीठा लगता है, इतनी अच्छी भाषा है। तो कुछ लोग उसको मजाक बना रहे हैं, मित्रों मजाक नहीं बनाना, वो अपनी शान है, वो अपनी आन है मारवाड़ी भाषा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे सी आंसर आपका राइट है। अगले सवाल की ओर चलना है। देखिएगा, राजस्थान की नदी जो बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाती है, राजस्थान की वो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल ले जाती है? फटाफट से बता देंगे। राजस्थान की वो कौन सी नदी हो जाएगी मेरे दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल लेके जाती है? बनास, माही, जाखम या घग्गर? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल लेके जाती है? तो साथियों आपको याद रखना है, चंबल है, बनास है, बेड़च है, गंभीरी, कोठारी, खारी, पारवती, ये सारी की सारी नदियां क्या करती है, ये अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। यहाँ पे बनास दिया हुआ है तो बनास आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर। जोगी महल कहां पे स्थित है? बहुत अच्छा और इंपोर्टेंट प्रश्न है। पर्यटन स्थलों से, दर्शनीय स्थलों से प्रश्न पूछा जाता है तो जोगी महल है, ये जोगी महल कहां पे स्थित है? फटाफट से बता देंगे जोगी महल कहां पे है। साथियों वो कौन सा दुर्ग है जिसका दरवाजा 9 लक्का है? 9 लखेंगे फैन घड़ा भाई तेरे, ठीक है। 9 लक्का दरवाजा रणथंभौर दुर्ग का दरवाजा है। इस दरवाजे से जब आप एंट्री मारोगे, जब इसके प्रवेश द्वार से आप घुसोगे तो इसका जो बाईं ओर है, बाईं ओर महल बना हुआ है, उस महल को जोगी महल के नाम से जाना जाता है। तो ये रणथंभौर के अंदर हो जाएगा, याद रखना। जोगी महल कहां पे? रणथंभौर के अंदर है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे राजा ने इसका निर्माण तो एक ऋषि के लिए कराया था, लेकिन बाद में यहाँ पे क्या है, बहुत सारे साधु आगे अपने अपने डेरे लालने लगे। और आज अपन कहते हैं ना, कहीं पे डेरा होता तो मतलब ऐसा, जोगी का मतलब साथियों जिसने, जोगी मतलब कोई जाति विशेष से आपको इसको नहीं समझना है। जोगी का मतलब जिसने घर बार छोड़ दिया है, सन्यास ले लिया, ईश्वर के भजन करता है, उसको जोगी कहते हैं। कहते हैं ना कि हम तो तेरे प्यार में जोगी बन गए रे, वो जोगी का मतलब है ईश्वर के प्रेम में हम जोगी बन गए हैं, सारा घर हमने छोड़ दिया। तो जोगी जब ज्यादा आ गए तो अपन कहते हैं ये तो जोगियों के डेरे। किसके डेरे? इनके कोई घर बार नहीं होता है, जोगी है, जोगियों के डेरे। तो बाद में जब ऋषि ज्यादा आ गए तो जोगियों के महल इनको कहा जाने लगा। तो ये रणथंभौर के अंदर है, बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो ये तो अपन बात कर चुके हैं, जीर्ण माता का गीत क्या है, जीर्ण माता का गीत है वो सबसे लंबा गीत हो जाएगा। उसके और देवताओं में पूछा जाए ना, लोक देवियों में जीर्ण माता का, देवता में पूछा जाए तो खम्मा खम्मा म्हारा अजमाल जीरा कवराड़ी आंसर फिर हो जाएगा। देवता में रामदेव जी का है और देवी में कौन सा है? जीर्ण माता का हो जाएगा। पांचना बांध कहां पे स्थित है? बताएंगे साथियों, पांचना बांध है, ये पांचना बांध कहां पे स्थित है? ये साथियों मिट्टी से बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। क्या है? मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ राजस्थान का क्या है? राजस्थान का बांध है ये बांध, पांचना बांध जो करौली के अंदर है। ए आंसर आपका राइट है, ठीक है, ए आंसर आपका राइट है। एक बात और याद रखना, करौली के अंदर तिमनगढ़ दुर्ग है, तिमनगढ़ दुर्ग है करौली के अंदर, जिसको राजस्थान में दुर्गों का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो पूछा जाए तो आपका कौन सा है? ये हो जाएगा बाड़मेर, किराड़ू, लेकिन दुर्गों का खजुराहो तिमनगढ़ है। बाकी हड़ौती और मेवाड़ का खजुराहो आपको पहले से मैंने बता रखा है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का सबसे बड़े क्षेत्र वाला जिला जिसमें मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। साथियों मुस्लिम लोग राजस्थान में सबसे ज्यादा किस जिले में रहते हैं? मुस्लिम लोग है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा किस जिले में रहते हैं? फटाफट से बता देंगे। जो मुस्लिम भाई बहन हैं इनकी जनसंख्या राजस्थान की किस जिले में सबसे ज्यादा है? तो यहां पे बात क्यों आपका कौन सा हो जाएगा? गढ़ है अपना, कौन सा? जैसलगढ़ भाई, ठीक है, जैसलमेर है। जैसलमेर के अंदर साथियों मुस्लिम लोगों की सर्वाधिक जनसंख्या ज्यादा है। ईसाई पूछा जाए तो अजमेर हो जाएंगे, जैन पूछे तो उदयपुर में हो जाएंगे। और मेनू मिट क्या है? मिठा बहुत पसंद है, कदी केक लिया। अगर जो पंजाबी भाई बहन है गंगानगर में रहते हैं, मीणा वगैरह उदयपुर में है, भील बांसवाड़ा में रहते हैं, सहरिया जनजाति बारां के अंदर सबसे ज्यादा होती है, और ग्रासिया सिरोही में होते हैं, सांसी जनजाति भरतपुर में होती है। इनमें से 1% कंफर्म आता है परीक्षा में, तो आपको याद रखना। यहां पे अपने पूछा था किसको? मुस्लिम आबादी को। अगर मैं थोड़ा फास्ट हूं तो आप रोक रोक के क्या स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं, और मैं थोड़ा धीरे हूं तो आप क्या है वहां से स्पीड आती 3 डॉट में जाओगे तो आप 1.5 की स्पीड या 2 की स्पीड करके भी मुझे आराम से सुन सकते हैं। तो यहां पे सी आंसर राइट है। अगला प्रश्न क्या है? कुछ भी हो अपना समय बसाना है। अगला प्रश्न है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें होनी चाहिए? साथियों अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि ये दुर्ग तो भाई क्या बहुत ही खतरनाक दुर्ग है, अगर आपको इस दुर्ग तक पहुंचना है तो आपकी टांगें वो टांगें पत्थर की होगी। ये अपने जो प्राकृतिक टांगें हैं मनुष्य की, इससे चल के तो इस दुर्ग पे पहुंचे ही नहीं जा सकता। यहाँ पे आपको क्या है, एक तो जंगल है, एक मरुस्थल है, रेत में पांव धंसते हैं, ऊंट भी बड़ी मुश्किल से चल पाता है, अपन तो चीज ही क्या है, तो भाई पत्थर की टांगें बनाओ। तो ये जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा गया। साथियों
जैसलमेर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि इस दुर्ग पे पहुंचने के लिए आपकी जो टांगें हैं वो कहाँ की होनी चाहिए, ये आपकी टांगें हैं वो होनी चाहिए पत्थर की। इस दुर्ग के दूसरे नाम सुन लो, मैं फटाफट से बता रहा हूं, लिख नहीं पाऊंगा। इसको गोहारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, सोनारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, सवरणगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। सुवरणगिरी पूछे तो जालोर है, सवरणगिरी पूछे तो ये हो जाएगा जैसलमेर। राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, रेत के समुद्र में लगर लिए हुए जहाज के समान इसको माना गया है। रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, गलियों का दुर्ग भी कहा जाता है, और पश्चिमी सीमा का प्रहरी दुर्ग है, यह भी इसको कहा जाता है। याद रखना, यहां पे आपका इस दुर्ग के बारे में एक लोकोक्ति भी चलती है, कहावत भी चलती है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर और भले चुनायो भाटियों सिरे ते जैसलमेर। तो जैसलमेर दुर्ग हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, देव सोमनाथ का मंदिर मूलतः किस नदी के किनारे बसा है? देव सोमनाथ है, देव सोमनाथ का मंदिर है वो साथियों मूल रूप से किस नदी के किनारे बसा है? नदी छोड़ो सर यार, पहले ये तो बता दो ये देव सोमनाथ का मंदिर है कहां पे। चलो अभी बता देते हैं, देव सोमनाथ का मंदिर है ये डूंगरपुर में बना हुआ है दोस्तों। कहां पे बना हुआ है? देव सोमनाथ का मंदिर आपसे पूछा जाए तो डूंगरपुर में बना हुआ है। देव क्या है? सोम, सोम से कौन सी नदी है? सोम नदी। देव सोमनाथ का मंदिर कौन सी नदी पे है? सोम नदी पर है, डूंगरपुर के अंदर। यहां पे आपका ए आंसर क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देवनारायण जी थे ना अपने जो लोक देवता, देवनारायण जी की पत्नी का नाम था पीपल दे। देवनारायण जी लोक देवता हुए हैं अपने, देवनारायण जी विष्णु के अवतार, उनकी लोक देवी सॉरी उनकी जो पत्नी था उनका नाम था पीपल दे। क्या नाम था? पीपल दे नाम था। उन्होंने देवनारायण जी ने पीपल दे के साथ यहाँ पे शिव जी का अनुष्ठान किया था और उसके बाद इसका नाम मंदिर का नाम सोमनाथ कर दिया, तो सोम नदी पे है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। वेली कृष्ण रुक्मणी कृति पर चित्र किस शैली के अंतर्गत बने? साथियों वेली कृष्ण रुक्मणी जो कृति है इस पर चित्र है वो कौन सी चित्रकला में बनाए गए? वो कौन सी चित्रकला है जिसमें वेली कृष्ण रुक्मणी कृति पर चित्र बनाए गए? फटाफट से बता देंगे। तो ये अपनी मारवाड़ चित्रशैली रही है। कौन सी? मारवाड़ चित्रशैली रही जिसमें वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात पे साथियों क्या किए गए? चित्र बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। मारवाड़ शैली के अंदर इसके क्या है? चित्र बनाए गए हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या हो जाएगा? राजपूतों के द्वारा जिन दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था वो क्या कहलाती थी? साथियों राजपूतों द्वारा क्या है जिन दासियों को अपनी देखिए दासियां होती थी और दासियां में भी अलग अलग पद होता था। कोई पटरानी होती थी, कोई रानी होती थी, कोई खवासन कहा गया है, कोई पासवान कहा गया है, कोई प्रेयसी कहा गया, ऐसे अलग अलग इनके पद हुआ करते थे भाई, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, ठीक है। तो राजपूतों में मतलब जो दासियां जो पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं थी लेकिन सिर्फ उनको कामकाज करना था तो वो कौन सी उन दासियों के क्या नाम थे? तो ध्यान रखना उनको दावड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था कि ये दासी क्या है? दावड़ी दासी है, राजा की पत्नी नहीं है लेकिन राजा के लिए क्या है? सारी सुविधाएं सारे काम करेंगे। मतलब ये अपन कहे तो दास प्रथा के रूप में एक दास बना के इनको रखा जाता था। लेकिन 1832 में क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक वगैरह ये आते हैं, 29 के अंदर ही काम हो जाता है। सती प्रथा पर क्या है? रोक लगा दी जाती है। उसके बाद राजा राम मोहन राय के प्रयास वगैरह से, लेकिन दास प्रथा है ना 29 में सती प्रथा पर रोक लग दी है। ये दावड़ी दास प्रथा में आता है। तो ये दास प्रथा पर 1832 के अंदर विलियम बेंटिक ने क्या की थी? रोक लगाई थी, ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं, ये सबसे पहले वो कोटा ने लगाई थी, ठीक है, कोटा बूंदी ने। अगला प्रश्न क्या है? 10वां हो गया ना, हाँ। अगला प्रश्न अपना, अरे अरे क्या हो रहा है? अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? भारत के क्षेत्रफल में राज्य से राजस्थान का भाग है। साथियों भारत का जो ऑल ओवर क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल के अंदर राजस्थान का कितना परसेंट आता है? तो ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है। भारत का क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है? 10.41%, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान 10.41% है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूरे जोश और जुनून के साथ मित्रों जुड़े रहेंगे, अच्छे प्रकार से आपकी क्लास होने वाली, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, हर भाई बहन तक पहुंचा दीजिएगा कि जिस समय आपने वीएसटीसी में फॉर्म भरा था उसमें जो आपने सपना देखा था कि मैं इतने नंबर लाऊंगा, मुझे उम्मीद है कुछ लोग इसको पार कर पाएंगे, लेकिन 99% हो गए जो वो सपना आज उनको लग रहा होगा, डर लग रहा होगा एग्जाम से पहले कि यार एग्जाम आ गया, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो आपका डर वास्तव में सही डर है, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की है तभी डर है। लेकिन जो बच्चा जिससे दिल दिमाग से मेहनत करके पढ़ा होगा ना, उसको आज डर नहीं लगेगा। आपको भी कहीं डर लग रहा है ना, तो यकीन मानिए आपने अपनी पढ़ाई में, अपनी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रखी है। लेकिन अब ये डर है ना, ये डर क्या है? आत्मविश्वास नहीं है, इसलिए डर लग रहा है साथियों। तो हमेशा ध्यान रखना कि आत्मविश्वास है वो जीत का दूसरा नाम है, लेकिन डर क्या होता है? डर है वो हार का दूसरा नाम है। अगर आज डरोगे तो यकीन मानिए एग्जाम में हार के ही वापस आओगे। तो डर आपके क्या है? 10 से 20 नंबर तो डर आपका ले डूबेगा। तो अब निवेदन है, अब डरने से कुछ नहीं होगा। जो समय था आपने वो गवा दिया है, जिसने सही उपयोग किया उसको डर नहीं लगेगा। लेकिन डर लग रहा है तो अब मत डरो। अब अगर डरोगे तो क्या है? अब डरोगे तो नुकसान आपका ही है। तो अब सोचो, जितना पढ़ा बहुत अच्छे से पढ़ा, उसी से सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा सोच के एग्जाम दो ताकि आपको डर नहीं लगे, ठीक है। और यहां पे किस झील का संबंध अजमेर जिले से है? तो साथियों क्या है?
पुष्कर झील अपनी बनी हुई है अजमेर के अंदर। यहाँ पे आपका डी आंसर राइट है। पुष्कर झील का संबंध कहां से है? अजमेर जिले से हो जाएगा। तो डी आंसर यहाँ पे आपका राइट है। पुष्कर को तीर्थों की नगरी कहा जाता है, तीर्थराज कहा जाएगा, तीर्थों का मामा कहा जाएगा, पांचवा तीर्थ कहा जाएगा, सबसे पवित्र स्थल भी कहा जाता है और सबसे प्रदूषित झील है वो भी पुष्कर है। ध्यान रखना, डी आंसर राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? साथियों, तारों पर चलने वाली यहाँ तारों की कठपुतली है राजस्थान की सबसे फेमस कठपुतली, वो कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे बताएंगे कंधोई कठपुतली, यमपुरी या फिर पुतली नाच। देखते हैं साथियों, कठपुतली का तमाशा होता है वही साथियों, इसका नाम ही कठपुतली, ठीक है। तार कठपुतली क्या है? कठपुतली का तमाशा। कठपुतली का तमाशा चलता है, तारों पे कठपुतलियां नाचती है, वही राजस्थान की फेमस है। आधा ऑप्शन है, कठपुतली का तमाचा ही क्या है? राजस्थान की फेमस कठपुतली कला है। कठपुतलियां देखिए पीछे से लोग अपनी अंगुलियों पे कठपुतलियों को नचाते हैं और आवाजें देते हैं और वो अपन को लगता है कि वास्तव में ये कठपुतलियां ही बोल रही है, उसके अनुसार ही एक्टिंग की जाती है, जिसको कठपुतली का तमाशा कहा जाता है। तो बी आंसर आपका यहाँ पे राइट है। अगला सवाल देखिए, कठपुतली ज्यादातर उदयपुर की प्रसिद्ध है, आड़ू की लकड़ी से कठपुतली का निर्माण किया जाता है। ध्यान रखना अगर परीक्षा में पूछा जाए तो। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का? साथियों, बम नृत्य है, ये बम नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? फटाफट से बता देंगे। प्रसिद्ध बम नृत्य है, बम नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? भरतपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या जयपुर में? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बम नृत्य वो अलवर भरतपुर में किया जाने वाला नृत्य है। कौन कौन से नगाड़े के साथ इसको किया जाता है? बम नृत्य किसमें? भरतपुर में किया जाता है, उसके साथ साथ अलवर में भी किया जाता है। इसमें पूछा जाए कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो नगाड़ा बजाया जाता है, ठीक है। नगाड़े वाद्य यंत्र के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तो जिस भी भाई मैंने ए आंसर बताया है वो सही है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कि विद्या निम्नलिखित विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी है, उसने जो जो दुर्ग जीते, पहले कौन सा जीता और बाद में कौन सा जीता, उसके अनुसार आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले रणथंभौर जीता था 1301 के अंदर, आपको पता हो तो। उसके बाद वो 1303 में चित्तौड़ जीतता है। उसके बाद 1308 में सिवाना जीतता है, जो क्या जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता था, सिवाना अणखिलो दुर्ग था। उसके बाद 1311 के अंदर वो क्या जालोर जीतता है। यानी पहले ए आएगा फिर 3, 1 3 4 2, 1 3 4 2 ऑप्शन ए के अंदर दिया हुआ, तो ए विकल्प आपका यहां पे राइट है। ऐसे प्रश्न भी आपको क्या एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? साथियों, अकबर क्या करता है? अकबर 1567 में बहुत सारी सेना लेके आता है और लगभग 4 से 5 महीने कम से कम है वो क्या है, चित्तौड़ दुर्ग पर घेरा डालता है। तो उस समय जो राणा था, जो बाद में पहाड़ियों में चले जाते हैं, गोगुंदा की पहाड़ियों में चले जाते हैं बचाव के लिए, मतलब अपनी प्रजा के कहने पर सामंतों की मंत्रणा पे चले जाते हैं, तो वो राणा कौन से थे? फटाफट से बताएंगे। और क्या है, जोश और जुनून बरकरार रखेंगे। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं भाई। हाँ, देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा। अकबर ने 1567 में साथियों जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो उस समय महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह, क्या राणा उदय सिंह जो सेकंड नंबर का उदय सिंह हुआ, उससे पहले एक उदा और हुआ था। उससे पहले एक उदा और हुआ था जिसने कुंभा की हत्या की थी, जिसको पितरहंता कहा गया। वो उदा दूसरा है, ये उदय सिंह सेकंड है। इन्होंने क्या किया था? ये साथियों क्या थे? शासक थे। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ? साथियों, अग्नि नृत्य है, देखिएगा, एक संप्रदाय है जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? जसनाती संप्रदाय। जो जसनाथ जी के अनुयायी है उनको जसनाती कहा गया। जसनाती संप्रदाय ये मुख्य रूप से जाट होते हैं जो अग्नि पे नृत्य करते हैं, अंगारों पे क्या करते हैं? अंगारों पे नृत्य करते हैं। और ये नृत्य कहाँ पे होता है सर? जसनाती नृत्य जो अग्नि पे नृत्य किया जाता है, अंगारों पे नृत्य किया जाता है, ये होता है कतरिया सर के अंदर। कहाँ पे होता है? कतरिया सर में होता है। और कतरिया सर है बीकानेर के अंदर। तो यहाँ पे आपका बीकानेर राइट है कि अग्नि नृत्य का जो उद्गम है वो कतरियासर बीकानेर से हुआ है। आपको जिला पूछा गया तो जिला कौन सा हो जाएगा? अपना बीकानेर जिला हो जाएगा। बीकानेर जिले से क्या होता है? जसनाती जाटों द्वारा अंगारा नृत्य किया जाता है, जिसको अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। और इसमें जो उद्घोष किया जाता है वो फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है। कौन सा उद्घोष होता है? फतेह फतेह का ये नृत्य करते समय उद्घोष किया जाता है। अग्नि में कूदते हैं, मतीरे फोड़ते हैं, झुमरा फोड़ते हैं, हड़ा वगैरह चलाते हैं, ऐसी बहुत सारी क्रियाकलाप करते हैं भाई जाट, ठीक है। अगला सवाल क्या हो जाएगा? अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत के रूप में किसे भेजा? साथियों, अकबर ने राणा प्रताप जो मेवाड़ के शासक हुआ करते थे उनको समझाने के लिए 4 शांति दूत भेजे थे। कितने शांति दूत भेजे थे? 4 शांति दूत भेजे थे, जिसको अपन जम्मा भट्टो के ट्रिक के नाम से याद रखते हैं कि जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। सबसे पहला पूछा तो पहला जलाल खां हो जाएगा। बी आंसर आपका राइट है कि अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे प्रथम दूत के रूप में किसको भेजा था? जलाल खां को भेजा था। जिस भी भाई बहन ने यहाँ पे बी आंसर दिया है बहुत अच्छा साथियों क्या है,
राइट आंसर है, आपको ये याद रखना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मोतीलाल तेजावत का संबंध है, मोतीलाल तेजावत है जिनको आदिवासियों का क्या मसीहा कहा जाता है, इनका संबंध किससे हो जाएगा? कोई मुझे सुन पा रहा है तो पानी लाएंगे प्लीज। और यहाँ पे आप बताएंगे दोस्तों, बिल्कुल पढ़ते रहेंगे। मोतीलाल तेजावत है, मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे हो जाएगा? बेंगू किसान आंदोलन से, एकी किसान आंदोलन से, मारवाड़ किसान आंदोलन से, या सीकर किसान आंदोलन से? तो देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत बिल्कुल एक ही किसान आंदोलन है साथियों। देखिए, इनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, आदिवासियों का बावजी कहा जाता है। तो ये साथियों क्या है, एक ही आंदोलन का शुरुआत की थी मातृकुंडिया रासमी, जो चित्तौड़ केंद्र के स्थान है, वहां से एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे एक ही कौन है, मोतीबा हो जाएंगे, मोतीलाल तेजावत। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान का कौन सा किला है जिला जिसे हड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया गया? वो कौन सा जिला है जिसको साथियों दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसको हड़ौती का पठार कहा गया है? राजस्थान को भौगोलिक प्रदेशों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया, जिसमें हड़ौती का पठार, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आता है। कौन सा जिला दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में नहीं आता है, वो आपको बताना है। तो देखिए, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा वगैरह हड़ौती में कौन कौन से आते हैं भाई, फटाफट से बता दो। 70% हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं। आपको क्या है बताना है, राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये सभी हड़ौती के अंदर आते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। लेकिन दौसा हड़ौती में कहां से आएगा? ए आंसर आपका राइट है, दौसा हड़ौती में नहीं आएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चांद बावड़ी कहां पे स्थित है? चांद बावड़ी है वो कहां पे है? तो साथियों, चांद बावड़ी कहां पे है? आभानेरी के अंदर है। कहां पे है? आभानेरी। और आभानेरी कहां पे पड़ती है? दौसा में पड़ती है। कहां पे पड़ती है? दौसा में पड़ती है। तो वहां पे आपका बी आंसर राइट है। मंडोर जोधपुर में, जहां पे 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है, गार्डन है 33 करोड़ देवी देवताओं का। लेकिन अगर पूछा जाए कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां पे, तो वो बीकानेर के अंदर है। और डूंगरपुर, जहां पे क्या है, नौलखा बावड़ी बनी हुई है डूंगरपुर में, जो आस्करण की पत्नी थी प्रेमल देवी, उसने बनाई थी। ठीक है, यहां पे अपन को चांद बावड़ी पूछा तो आभानेरी दौसा में हो जाएगा। जितना हो सके दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा क्या है, रिवाइज करना है। मध्यमिका या मध्यमिका है वो किस जिले में स्थित है? साथियों, क्या है, प्राचीन समय में जो सिवी जनपद हुआ करता था महाभारत काल के अंदर, सिवी जनपद की राजधानी थी कौन? सिवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका, जिसको क्या नगरी के नाम से भी जाना गया है। क्या है? नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किस जिले के अंदर है वो आपको बताना। मध्यमिका या मध्यमिका है वो किस जिले के अंदर हो जाएगी? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। सिवी जनपद में तो सर मेवाड़ रहा है, तो चित्तौड़गढ़ यहाँ पे राइट है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ये डी आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? साथियों, जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है HCL, इसकी स्थापना क्या है? इसकी स्थापना है वो किस देश के सहयोग से की गई है? ये कहां पे है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जहां पे तांबे का काम होता है खेतड़ी झुंझुनू में, क्योंकि खेतड़ी में सबसे ज्यादा तांबा निकलता है। खेतड़ी को अपन तांबा नगरी कहते हैं। यहाँ पे तांबे के परिगलन के लिए क्या हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नाम से कंपनी स्थापित की गई है। ये कंपनी किस देश के सहयोग से स्थापित की गई थी, उस देश का आपको नाम बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप बताएंगे सर ये कंपनी क्या अमेरिका की एक कंपनी है, वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कंपनी। अमेरिका की एक कंपनी है वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कंपनी, उसके सहयोग से स्थापित की गई। तो देश पूछा अपन को, तो अमेरिका की सहायता से ये कंपनी है वो स्थापित की गई है। उसके बाद अगला प्रश्न है, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ है वो है? साथियों, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर कौन से संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर कौन से संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? फटाफट से बता देंगे। जो अपना शाहपुरा पड़ता है भीलवाड़ा में, एक शाहपुरा जयपुर के अंदर और है, ध्यान रखना। यहाँ पे भीलवाड़ा कोष्टक में आपको दिया हुआ है। तो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो रामसनेही संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है, रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो कहां पे है? शाहपुरा भीलवाड़ा में हो जाएगी। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? डी आंसर बहुत ही अच्छे प्रकार से क्या राइट आंसर हो जाएगा। रामसनेही संप्रदाय की पीठ, जिसकी स्थापना किसने की थी? रामचरण दास जी ने की थी। किसने की थी? रामचरण दास जी ने की थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अपना अगला सवाल है 75वां सवाल, बहुत ही अच्छा है। देखिएगा, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्न मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। साथियों, राजस्थान पर्यटन विभाग है वो कौन कौन से मेले हैं उनका क्या आयोजन करते हैं? पहले कौन सा होता है और बाद में कौन सा होता है, वो आपको बताना है। तो ये प्रश्न भी तो क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखते हैं कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। देखिएगा, गर्मियों की सीजन से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ऊंट महोत्सव होता है बीकानेर के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाती है? उसके बाद मरु महोत्सव आता है जैसलमेर में, फिर हाथी महोत्सव आता है जयपुर में, सबसे लास्ट में क्या ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में मनाते हैं। डी आंसर आपका राइट है। यहाँ पे आप जिले याद रखो तो भी बहुत अच्छी बात है।
कि आपका मरु महोत्सव जैसलमेर में होता है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में होता है, हाथी महोत्सव जयपुर में और ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में होता है। ऐसे याद रखो। बाकी कालक्रम रखना चाहो तो CABD का इसका कालक्रम है, वो भी आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर। अपना अगला सवाल क्या हो जाएगा तो देखिएगा, तिथियां आपसे नहीं पूछी जाएगी भाई, ठीक है। अमृता देवी मृगवन स्थित है। अमृता देवी मृगवन है, ये कहां पे स्थित हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे। अरे भाई सुना नहीं रहे क्या, पानी पिलाओ ना, गला बैठ रहा है यार। बता देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, अमृता देवी मृगवन कहाँ पे स्थित है। बिल्कुल, अब भाई क्या है, कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है कि क्या है, एक तरफ बीमार हैं, दूसरी तरफ क्या मना कर दिया कि जब तक बीमार हो तब तक कोई क्लास नहीं लोगे, फिर ज़्यादा बीमार हुए तो क्या है हम हॉस्पिटल तक नहीं लेके जाएंगे। फिर भी क्या, चलो मत लेके जाना यार, डॉक्टर को घर पर ही बुला देंगे। बाकी तो क्या है, तो कुछ लंगूर है जो इधर उधर घूम रहे हैं बट पानी तक नहीं पिला रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बताएंगे, अमृता देवी मृगवन है, ये कहाँ पे स्थित है। अमृता देवी का संबंध कहाँ पे हो जाएगा तो साथियों, खेजड़ली के अंदर क्या अमृता देवी इमरती बाई थी, जो आपको पता है 363 बिश्नोई लोगों ने क्या है बलिदान दिया था, तो वो अमृता देवी क्या है, बिल्कुल खेजड़ली के अंदर हो जाएगा या अमृता देवी मृगवन। यहाँ पे जिस भी भाई बहन ने सी आंसर बताया वो क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। भाद्रपद शुक्ल में दसवीं, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दसवीं को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वृक्षों की रक्षा के लिए वृक्ष मेला भी भरता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, पुष्कर मेला कब भरता है। लो भाई, मेलों की बात करते ही पुष्कर मेला आपसे पूछ लिया। अजमेर के अंदर पुष्कर मेला है, ऊंटों के व्यापार के लिए क्या है, ये नंबर 1 पूरे भारत का ऊंटों के व्यापार के लिए नंबर 1 मेला है। आपको अगर घर पे कोई ऊंट लाते और ऊंट की सजावट का सामान लाना हो, ऊंट की सजावट का सबसे ज्यादा सामान अच्छा कहां पे मिलेगा तो वो भी पुष्कर के अंदर मिलता है। तो ये पुष्कर मेला कब भरता है तो साथियों, इसमें तो आपको कुछ कहना ही नहीं है। ब्रह्मा की क्रम स्थली कही जाती है पुष्कर को। कार्तिक पूर्णिमा को लगभग नवंबर के अंदर क्या है, नवंबर के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भरता है, पुष्कर का मेला। ए आंसर आपका राइट है। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, विदेशी पर्यटक आते हैं और अपने वाले भी बहुत सारे आते हैं। और यहाँ पे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मेला जाना जाता है, जिसको रंगील मेला, यहाँ पर क्या है, मेरवाड़ा का कुंभ, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है ना, इसका कुंभ कहा जाता है इस मेले को, ठीक है। ये कार्तिक पूर्णिमा को भरेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लेखक विजयदान देथा की कृति जिस पर पहली फिल्म का निर्माण हुआ है वो किसने लिखी है। ये क्या हो गया भाई, राजस्थानी लेखक विजयदान देथा की कृति जिस पर पहली फिल्म का निर्माण हुआ। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, अच्छा उसकी कृति पूछा गया। हाँ, विजयदान देथा की को कौन सी रचना, उस रचना का नाम बताना जिसपे फिल्म बनी है। विजयदान देथा की वो कौन सी रचना है जिसपे क्या है, जिसमें फिल्म बनी है, वो आपको बताना है। तो ये तो साथियों क्या है, पहली नामक फिल्म बनी है। विजयदान देथा ने दुविधा नाम से क्या है, दुविधा नाम से एक ग्रंथ लिखा था, एक रचना लिखी थी और उपन्यास है ये इनका। दुविधा क्या है, उपन्यास है, ठीक है। दुविधा नाम से इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, इस उपन्यास पे साथियों क्या पहली नामक फिल्म का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे आपका सी आंसर राइट है। थोड़ा सा प्रश्नों को समझना भी अच्छे से, जल्दबाजी में क्या है प्रश्न भी समझ में ना आए। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा तो देखिएगा, द पेज डज नॉट वर्ड, साथ में ही आज तो डज नॉट है नहीं, तेरे को डू नॉट होना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, मोबाइल सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन आज क्यामत भी आ जाए तो भी रोक नहीं पाएगी भाई, ठीक है। 150 तो प्रश्न करेंगे ही करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं को समुन्निदेशित की जाने वाली संरचना, शक्तियों और कार्यों के दिन के लिए गठित समितियों पर विचार कीजिएगा। वो कौन कौन सी समितियां, जी पहले कौन सी समिति बनती, बाद में कौन सी समिति बनती है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कौन सी समिति बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति बनी थी भाई, ठीक है। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, उसके बाद संथानम समिति बनती, फिर अशोक मेहता, फिर GV राव है। 3, 1, 2, 4 का आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या है, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर की सेना निम्न में से कौन सा राजपूत सेनापति था। अकबर की सेना के अंदर कौन सा राजपूत सेनापति था। जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है उस समय एक तरफ से राणा प्रताप आते हैं और दूसरी तरफ से कौन है, मान सिंह आता है अकबर की तरफ से। यूं न कहें कि मान सिंह है वो क्या है, देशद्रोही था, नहीं था एक भी देशद्रोही, लेकिन अकबर ने कुछ ऐसी चालें चली। अकबर ने भगवान दास की हत्या कहा जाता है खुद कर दी थी और मान सिंह को कहा कि प्रताप ने क्या है तेरे पिताजी की हत्या करके उनके शव को जंगलों में फेंक दिया है, अंतिम संस्कार भी करे तो किसका करे यार, ऐसा घटिया आदमी है प्रताप। मान सिंह ने कहा दुश्मन है मेरा मानता हूं, लेकिन प्रताप कभी ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकता। तो अकबर क्या करता, मान सिंह के छोरी जो भगवान दास के हाथ में वीटी, मतलब अपन कहते हैं ना अंगूठी होती है सही, वो अंगूठी दिखाता कि देख ये तेरे पिताजी की निशानी है, अब तो तू मान सकता है ना। और वो अंगूठी साथियों क्या है, जो आपका भगवान दास होता है उसके हाथ से कभी बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए मान सिंह ने मान दिया कि अब तो कुछ हादसा हुआ, बाकी पिताजी के हाथ से ये अंगूठी कभी भी बाहर नहीं निकलती थी। और अकबर ने उनकी अंगुली काट के वो अंगूठी बाहर निकली थी, बाकी उसकी हत्या किसी ने नहीं की थी, ठीक है। तो मान सिंह को भड़काया था, तभी मान सिंह साथियों सेना लेके प्रताप के सामने गया था। तो ए आंसर राइट है कि मान सिंह बना था सेनापति। बाकी हिंदू धर्म का क्या बहुत ही अच्छा व्यक्ति था ये भी, लेकिन साथियों कहते हैं ना कुछ गलत फहमियां होती जो रिश्तों में क्या है दरकरारें लाती है। सागरमल गोपा किस राज्य से संबंधित है। साथियों सागरमल गोपा है
उनका संबंध किस राज्य से हो जाएगा। इन्होंने साथियों दो ग्रंथ लिखे थे, याद रखना। एक तो जैसलमेर में गुंडा राज, क्या है, जैसलमेर में गुंडा राज नाम से एक इन्होंने ग्रंथ लिखा था। एक लिखा था आजादी के दीवाने, जिनके कारण इनको बंदी बना लिया गया। जैसलमेर में आने पर क्या है, जैसलमेर में आने पर इनके रोक लगा दी गई थी। एक मनोहर सिंह इनके दोस्त थे, उनका मुकदमा भी इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो ये सब इनके कारण क्या है। जेलर था गुमान सिंह, जिसने साथियों फिर क्या है, एक बार ये जब आते हैं तो इनको जिंदा जला दिया गया जेल के अंदर। जेलर का नाम पूछे तो गुमान सिंह नाम का जेलर था, जिसने सागरमल गोपा को जिंदा जलाया गया था। ये जैसलमेर से संबंधित थे। ए वाले भाई बहन राइट है। जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को 8वां अजूबा कहा, ध्यान रखना। जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहा जाता है, जंगल की ज्वाला या जंगल की आग है वो किस वृक्ष को कहा जाएगा। तो साथियों ढाक या पलास का वृक्ष होता है, ढाक या पलास का वृक्ष होता है, जिसको क्या जंगल की ज्वाला कहा जाता है। बी आंसर आपका राइट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। पिछवाई कलाकृतियों से बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। पिछवाइयां हैं जो राजसमंद की है, काफी नाथ द्वारा की। पिछवाइयां कहां की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद की पिछवाइयां प्रसिद्ध है। सांजियां भी यहां से की प्रसिद्ध है, सांची भी यहाँ की प्रसिद्ध है। जो कुंवारी कन्या है वो चित्रपत्र बनाती है। तो पिछवाइयां है वो किसका चित्र आता पिछवाइयों में, बताएंगे। अब भाई पानी आया, 2 घंटे से चिल्ला रहा हूं तो पीने दो प्लीज मुझे। पिछवाइयां कलाकृति है साथियों, क्या है, 2018 में बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से क्या है, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से पिछवाइयां संबंधित है। बी आंसर यहां पे जो भी भाई बहन बता रहे हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल क्या हो जाएगा, परिपत्र नाम किसे दिया गया है। परिपत्र क्या होता है भाई बताओ, परिपत्र नाम किसे दिया गया है, परिपत्र किसे दिया गया नाम। तो देखिएगा एक ग्रंथ है विष्णु पुराण, क्या है, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के अंदर अरावली जो श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला को परिपत्र कहा गया है। क्या कहा गया है, विष्णु पुराण में अरावली पर्वत श्रृंखला को क्या कहा गया है, परिपत्र कहा गया है। तो यहाँ पे बी वाले भाई बहन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 85 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। जोश और जुनून को बरकरार रखेंगे। 150 प्रश्न अपन आधे से ज्यादा की ओर निकल चुके हैं, तो अभी इतना इससे भी कम समय लगेगा, अपन सारे प्रश्नों को लपेट लेंगे एक बार। तो देश में राजस्थान किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है। इससे साथियों होगा क्या, आपका एक बार पूरा पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से आप क्या रिवाइज कर लेंगे। तो देश में राजस्थान किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के अंदर राजस्थान सबसे ज्यादा क्या उत्पादन करता है, बताएंगे। तो भाई अपन के तो क्या है, अपन के पास है ही क्या, गरीब की रोटी है। और तो क्या है, देखिए एक तो अपने पास सरसों होती है सबसे ज्यादा, एक तो अपने पास सरसों होती है, सरसों यहाँ पे है नहीं। तो गरीब की रोटी, बाजरा राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, बाजरे को गरीब की रोटी कहा जाता है। तो इसका मतलब सर राजस्थानी गरीब है, नहीं भाई, राजस्थानी गरीब नहीं है, दिल से बहुत अमीर है। हमारे थार मरुस्थल में भले ही वर्षा नहीं होती है तो क्या है, लेकिन फिर भी अगर दूसरे राज्यों वाले लोग हैं उनको लाके यहाँ पटक दिया जाए तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे मरुस्थल के अंदर। लेकिन राजस्थानी लोग वहाँ पे सहन शक्ति लगा के बैठे हैं, तो गरीब आप इनको बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन बाजरा को गरीब की रोटी कहा जाता है। ठीक है, गाय है गरीब की, वो बकरी कहलाती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे राजस्थान सबसे बड़ा बाजरा उत्पन्न करता है, बाजरा ना मिले तो फिर सरसों हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेटस पुस्तक को किसने लिखा। साथियों जो भी सहायक संधियां होती है, जो भी ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों के बीच में जो भी संबंध वगैरह हुए थे, उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेट, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग और भारतीय राज्य। इस पुस्तक को किसने लिखा है, पुस्तक के लेखक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई, पहली बार देखा इस प्रश्न को, बिल्कुल क्या एग्जाम में आ सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको किसने लिखा, तो ये साथियों क्या है, दुविधा किसने लिखी थी, जिसपे पहली फिल्म ली थी, विजयदान देथा ने लिखी थी ना। तो वही विजयदान देथा है साथियों, जिसने क्या है, जिसने यहाँ पे क्या देखिए वातानी फुलवारी लिखी है विजयदान देथा ने अंदर। विजयदान देथा ने और क्या लिखा है, बापू के 3 हत्यारे लिखा है, अलेखू हिटलर लिखा है, तिंडो राव लिखा है, दुविधा लिखा है, और लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेट है, यह भी किसने लिखा है, यह भी आपका यहाँ पे ध्यान रखना, विजयदान देथा ने लिखा है। पूछ ले राजस्थानी शब्दकोश किसने लिखा है, तो वो सीताराम लालस ने लिखा है। अगर पूछे राजस्थानी शब्दकोश किसने लिखा है, तो वो सीताराम लालस ने लिखा। ठीक है, यहाँ पे विजयदान देता है वो राइट हो जाएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस संभाग का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में देखिए टोटल 7 संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला फर्स्ट संभाग सबसे बड़ा संभाग है वो कौन सा है, तो ये अस्तित्व तो साथियों जब से अपना राजपूताना बना, प्राचीन समय में देख लो, 100 वर्षों तक पीछे चले जाओ, कहीं 100 वर्षों तक पीछे चले जाओ, सबसे बड़ी रियासत राजपूताना की कौन सी हुआ करती थी, जोधपुर हुआ करती थी। और वो आज भी अपना अस्तित्व कायम रखती है कि संभाग में भी आप देखो तो सबसे बड़ा संभाग है वो अपना कौन सा हो जाएगा, क्षेत्रफल के अंदर जोधपुर हो जाएगा। तो सी आंसर आपका
राइट है। जोधपुर सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में और सबसे छोटा कौन सा है, भरतपुर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्यंत्र नहीं है, बताएंगे तत्वाद्यंत्र कौन सा नहीं है। तत्वाद्यंत्र का मतलब क्या होता है, जिनमें तारों के द्वारा स्वर की उत्पत्ति होती है। तो तार किसमें नहीं होते बताओ, जंतर तार है, अलगोजा, कमायचा और रावण हत्ता। तो यहां पे आपको उत्तर मिल गया होगा कि सर रावण हत्ता तो वो कटोरी लेते हैं, रहते हैं, उस पे वो खाल वाल लगा के तार बांध लेते हैं नारियल की कटोरी में। सही बात है भाई, राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्यंत्र है रावण हत्ता। लेकिन अलगोजा है, इस पे क्या, इस पे तार वार नहीं होते हैं। सी आंसर आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में चलता हूं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल अपना कौन सा, रूठी रानी का नाम क्या था। साथियों, मारवाड़ का शासक था कौन, मारवाड़ का शासक था मालदेव। मालदेव की पत्नी कहा जाता शादी के उसी दिन रूठ गई थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जो ये बीकानेर जैसलमेर वाले ये थे, इन्होंने रूठी रानी जो उमादे थी, इसका नाम उमादे था, ठीक है। उमादे की शादी मालदेव से इसलिए कराई थी ताकि मालदेव को ये मार वार सके, और मालदेव को किसी ने ये बात बता दी तो मालदेव से फिर मालदेव उनको कुछ ऐसा वैसा कहता है जिससे रानी रूठ जाती है। अलग अलग कहानी, एक कहानी और है कि दासी थी, उसने कुछ देख लिया था, मालदेव ने दासी को गले लगा दिया, उमादेव ने देख लिया जिससे रूठ गई थी। ये सब मैंने मारवाड़ के इतिहास में आपको पढ़ाया है। यहाँ पे अपन को रूठी रानी का नाम पूछा तो उमादे था, जो मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी थी। इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। इसको इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना गया। अगला है उड़न गिलेरिया कहां पाई जाती है। 90 नंबर का आपका प्रश्न है। 50 प्रश्न अपन फर्स्ट राउंड में कर चुके हैं, द्वितीय राउंड है जिसमें 40 प्रश्न हो गए हैं अपने। तो उड़न गिलेरिया है, ये कहां पाई जाती है, फटाफट से बताएंगे। साथियों, उड़न गिलेरिया अपना सीता माता अभ्यारण्य है प्रतापगढ़ के अंदर। कहां पे, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंदर, जहां पे क्या पाई जाती है, जहां पे उड़न गिलेरिया पाई जाती है। तो जिस भी भाई बहन ने डी आंसर बताया वो क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। इस अभ्यारण्य को क्या है, चीतल या छोसिंगा की क्रम भूमि या मातृभूमि भी कहा जाता है। इसमें क्रम मोचनी और जाकम नदियां भी है, ध्यान रखना। तो डी आंसर आपका राइट है। सभी को लास्ट तक जुड़े रहना है। अब यही है, क्या है, यही रात भारी है और अब तुम्हारे रिजल्ट की बारी है। मैंने तो क्या है, मैंने जितना हो सका, जितना मुझसे हो पाया, एक अकेला था लेकिन थका नहीं, हारा नहीं। अगर कहीं गिरा तो भी गिर के खड़ा हो गया, ज्यादा दिन तक गिरा हुआ या पड़ा हुआ भी नहीं रहा। पूरी कोशिश की आपको सफल बनाने की, कामयाब बनाने की। अब वक्त है आपके इम्तिहान का, तो देखते हैं आप कैसा रिजल्ट देते हैं। बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे। साथियों, 1897 की क्रांति होती है, उसका सबसे प्रथम आगाज होता है ऑल इंडिया के अंदर, तो वो बैरकपुर छावनी से होता है। तो बैरकपुर छावनी में सबसे जो क्रांति करते वो कौन था, मंगल पांडे नाम का एक पंडित था, जिसको लोगों ने कहा कि आप जो ये नई राइफल आई है, इसमें जो कारतूस डालते हो ना, इस कारतूस में क्या है, गाय और क्या, गाय और सूअर की चर्बी होती है, जिससे भाई गाय हिंदुओं में पवित्र है और सूअर क्या है, मुस्लिमों में निषिद्ध माना गया है। तो इनके जो क्या, इनका मांस मुंह में डाला, मतलब अपना धर्म भ्रष्ट हो रहा है। पांडे जी को ये बात पसंद नहीं आई, गए और 2-4 अंग्रेजों को क्या है, लपक से टपका दिया। और उसके बाद क्या हो गया, नाराज हो गए भाई क्रांतिकारी, और यहां से क्रांति फैल गई। तो मंगल पांडे इसकी शुरुआत करता थे, ठीक है। यह 9 मई 1857 के अंदर पहला विद्रोह हो गया था यहाँ पे बैरकपुर छावनी में, लेकिन क्रांति होती है वो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के अंदर होती है प्रथम। और सबसे मतलब ऑल इंडिया लेवल पे क्रांति पूछे तो वो तो क्या, मेरठ से शुरू हुई थी, ठीक है ना। अलग अलग स्थान है, छावनी में बैरकपुर छावनी थी। राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कब हुई, बताओ भाई। राजस्थान में सबसे पहले सहकारी बैंक है, ये सहकारी बैंक की स्थापना कहां पे हुई थी। तो साथियों ध्यान रखना, लगभग क्या है, दुर्भिक्ष आयोग आया था। एक दुर्भिक्ष आयोग के द्वारा 1900 के आसपास, 1899 या 1900 के आसपास सहकारी समितियों की स्थापना शुरू हो गई थी। सहकारी बैंकों की क्या है, स्थापना शुरू हो गई थी। और इसके अंतर्गत सबसे पहली जो बैंक बनी थी वो डींग भरतपुर के अंदर बनी थी। कहां पे, डींग भरतपुर में बनी थी। अगर मिनी बैंक पूछा जाए, मिनी बैंक कहां पे बनी थी, तो वो आकोली ग्राम में बनी थी। मिनी बैंक पूछा जाए तो आकोली ग्राम में थी। बाकी क्या है, सहकारी बैंक पूछा जाए तो वो डींग भरतपुर के अंदर बनी थी। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, त्रिकाल में क्या होता है। साथियों, त्रिकाल क्या है, एक अकाल है जिसमें 3 चीजों का क्या पड़ता है, 3 चीजों का काल पड़ता है। ये राजस्थान में कहा जाता है कि हर 5 साल या 6 साल बाद ऐसा मान ही लो कि क्या है, आधा काल तो आ ही जाता है, ठीक है। तो ये त्रिकाल में किस किस चीज की अपन को कमी पड़ती है, तो 3 चीजों की कमी पड़ती है। वो 3 चीजें कौन कौन सी हो जाएगी। अन्न नहीं होता है अपने पास खाने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं होता, और पशुओं को खिलाने के लिए चारा नहीं होता। अन्न, जल और चारे की कमी पड़ती है। जब ऐसा काल पड़ेगा तो उसको त्रिकाल कहा जाएगा, 3 चीजों का काल कहा जाएगा। गोबर की कमी हो जाए कोई प्रथम नुकसान नहीं है। धन की कमी हो, यार क्या बात है, पैसे होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा क्या अपना जीवन यापन हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जबकि जब पानी नहीं है, खाने को नहीं है कुछ भी, और पशुओं को खिलाने को कुछ भी नहीं है ना, ये अपना सबसे क्या गलत बात है। तो बी आंसर राइट हो जाएगा।
अगले सवाल की ओर चलते हैं। वागड़ सेवा मंदिर से संबंधित है साथियों। वागड़, ये बागड़ बागड़ लिख रखा भाई, बागड़ ये लूणी नदी का अपवाद क्षेत्र वाला हो जाता, नागौर वगैरह का वागड़ होगा। क्या होगा? वागड़ क्षेत्र, वागड़ सेवा मंदिर है, इससे कौन संबंधित हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे। कुछ बुक्स में प्रश्न गलत है। अगर आप सिकवाल की बुक है, मैं काफी सवाल उससे भी उठाता हूं, कुछ सवाल में क्या जो पब्लिकेशन है और भी बहुत सारे उनसे लेता हूं, कुछ सवाल खुद भी बनाता हूं, तो ऐसे करके मोस्ट इंपोर्टेंट जो लगती है वो कराता हूं। तो मेरे देखने में आया कुछ सवालों, कुछ बुकों के अंदर प्रश्न गलत दे रखे हैं, ठीक है, तो उन गलतियों से आपको थोड़ा बच के रहना है। बाकी लक्ष्य से भी और अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, लक्ष्य है तो उसके आगे कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं आपको क्यों सजेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि उनमें गलतियां ज्यादा है। अब गलतियां, पहले आपने कुछ छोटी सी बुक पढ़ी होगी ना, तब तो आपको पता चलेगा कि ये गलत दे रखा, आपको पता ही नहीं है गलत क्या सही क्या, तो फिर आप गलत याद कर लो तो वो नुकसान है। इसलिए कहता हूं कि लक्ष्य बुक भले ही अच्छी नहीं है, लेकिन गलतियां कम है, ठीक है। और आपको क्या शुरुआत में गलती है या नहीं है उसका पता रहता नहीं है, आप तो फ्रेशर होते हैं, तो गलतियां भी याद कर लो, गलत चीजें याद न करो। इसलिए मैं आपको दूसरी बुक सजेस्ट नहीं करता हूं, जो जिसमें कम गलतियां हैं वही बताता हूं। तो कम गलतियों की सबसे बेस्ट बुक है वो आपकी लक्ष्य है। बाकी दूसरी बुकें बहुत अच्छी अच्छी है, लेकिन गलतियां उनमें ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, डूंगरपुर के अंदर साथियों ये वागड़ सेवा मंदिर है, वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो डूंगरपुर के अंदर ये है। और भोगीलाल पांड्या का इससे संबंध रहेगा, इसकी स्थापना है वो भोगीलाल पांड्या ने की थी। ये आंसर आपका राइट है। लगभग 1917 के अंदर इसकी क्या है, स्थापना हुई थी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिएगा अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 95 नंबर प्रश्न है। खानवा में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की सहायता के लिए मारवाड़ी सेना भेजी गई। साथियों अब यहाँ पे आप फंसने वाले हो, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। पूछा क्या है, किसके नेतृत्व में भेजी गई सेना, लेके कौन आया था? भेजी तो किसने थी, तो राव गांगा ने भेजी थी। किसने भेजी थी? राव गांगा शासक था उस समय, तो राव गांगा ने भेजी। लेकिन किसको लेके भेजा था, तो राव गांगा खुद नहीं आया था, कुंवर मालदेव को भेजा था। किसको भेजा था? मालदेव लगभग 4K की सेना लेके आया था। तो किसने भेजी, तो आएगा गांगा। किसके नेतृत्व में भेजी सेना लेके, कौन आया, ये पूछे तो मालदेव आएगा, ध्यान रखना। तो यहां पे आपका बी आंसर राइट है। मालदेव जो मारवाड़ का पितरंता कहा जाता है, इसने अपने पिता राव गंगा को मारा था, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष आरंभ की गई? साथियों राजस्थान में जो जननी सुरक्षा योजना है, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? ये साथियों बीपीएल परिवार वगैरह है, उनमें जो प्रसव वगैरह होता है उसके अंदर कुछ सूट वगैरह ली जाती है। ये सितंबर 2005 में शुरुआत हुई थी, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका क्या है, ए आंसर राइट हो जाएगा। सितंबर 2005 के अंदर जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी, ए आंसर आपका राइट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे? साथियों यहाँ पे कुछ आपको राजस्थान के राज्य का राज्यपाल है, राज्यपालों के नाम दिए गए, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा कौन है जो कभी भी राजस्थान का क्या है, राजस्थान का कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहा है। राजस्थान के क्या रहे, ऑलरेडी राज्यपाल रह चुके हैं। तो बिल्कुल क्या है, 16 जनवरी 1999 से 13 मई 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे थे अंशुमान सिंह। क्या है, अंशुमान सिंह रहे थे, जो वास्तव में क्या थे, कार्यकारी राज्यपाल नहीं थे बल्कि राज्यपाल ही थे। डी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान राज्य महिला आयोग है, इसका गठन कब किया गया था? राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था, फटाफट से बता देंगे। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है, और इसमें एक अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे है? जयपुर के अंदर है भाई। अध्यक्ष को साथ में गिनो तो क्या है, 4 सदस्य होते हैं, बाकी अध्यक्ष प्लस 3 हो जाएंगे। तो ये साथियों जो राजस्थान राज्य महिला आयोग है, इसका गठन 1999 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1999 में हुआ था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सरपंच को शपथ कौन दिलाता? अरे भाई साहब क्या प्रश्न है। गांव का मुखिया कौन होता है? ग्राम पंचायत किसके हाथ में होती है? सरपंच के हाथ में होती है। देखिए गांव का सचिव पूछे ना, गांव का सचिव पूछा गया था पिछली बार कि गांव का सचिव कौन होता है, तो गांव का सचिव है वो आपका ग्राम सेवक होता है। कौन होता है? ग्राम सेवक होता है, वही गांव का क्या होता है? सचिव होता है, ठीक है। और मुखिया में अपने सरपंच आता है, तो सरपंच को शपथ कौन दिलाता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न कई लोगों को क्या है, अटकाता है। अरे साहब गांव को जो शपथ दिलाएगा, सरपंच को जो शपथ दिलाएगा, सरपंच और वार्ड पंच है ना, उनको शपथ दिलाने का काम मुख्य कार्यकारी अधिकारी का होता है, जो निर्वाचन अधिकारी होता है। कौन है? जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं, वोट होते हैं, और फिर निर्वाचन अधिकारी होता है वही क्या करता है, सरपंच बना देता है गांव का। किसके सबसे ज्यादा वोट है, तो यही सरपंच होगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 50वां आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा। हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड में से प्रश्न का उत्तर दें। आपको पूछा है कौन सा बयान सही है, हवा महल के बारे में कौन कौन से कथन सही है वो बताना है। हवा महल 8 मंजिली संरचना है, गलत बात है, 5 मंजिले हैं। हवा महल राजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया, सही बात है। हवा महल 953 झरोखे और जटिल डिजाइनों से सजाई खिड़कियां, क्या हवा महल के अंदर आपके, हवा महल के अंदर मुझे बताएंगे हवा महल के अंदर 953 झरोखे है क्या? नहीं भाई, झरोखे 953 है क्या? सही बात है ना, झरोखे खिड़कियां कहो या झरोखे को, बात तो
901 ये तो 953 है, ठीक है, तो ये भी सही बात है। तो 2 और 3 दोनों सही हो जाएंगे, 2 और 3 डी में राइट है, तो डी ऑप्शन राइट है। बाकी इसमें 8 मंजिलें नहीं है, 5 मंजिलें हैं, ठीक है, तो 2 और 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 9 तो 53 खिड़कियां हैं, 1798 के अंदर ये बनाया गया, कृष्ण की मुकुट की आकृति के समान है, जो 5 मंजिला है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, देखिएगा आपने 100% कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा राउंड आ गया है मेरे दोस्तों। जोश और जुनून को बरकरार रखना है, आपने जो सपना देखा था उस सपने को सच करना है, आपने जो दुआएं दी है, जो आपके कमेंट आए हैं, धोखा कर दिया सर ने, लास्ट समय छोड़ के भाग गए, दूसरे मार साहब को भेज दें क्लास लेने, सर नहीं आते हैं। अरे जब वीडियो डाल के, मुझे पता था आप नहीं मानोगे, इसलिए वीडियो डाल के बता दिया कि देख लो भाई बुखार हूं, ये डीएनएस का बाटला चढ़ रहा है, ये इंजेक्शन लग रहा है, फिर भी आपने कहा सर भले कुछ भी हो जाए, मरो आप तो, लेकिन क्या हमारी क्लास नहीं रुकनी चाहिए। तो भाई फिर बहुत बुरा लगा कि चलो अपनी तबीयत गई और कहीं, ठीक है, हाँ 2 दिन कम जिएंगे लेकिन आपकी क्लास नहीं रोकेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि ये जो बाद में आप जो ताने मारते ये बहुत बुरे लगते हैं। इसलिए भले ही मैं बीमार हूं, हाथ में आपका जो कैनला लगा हुआ है, इंजेक्शन लगेगा तो लगेगा, लेकिन क्लास क्या है, एक क्लास अभी ले रहा हूं और कोशिश करूंगा एक क्लास कल सुबह जल्दी और ले लूं, 150% की, 100% की, ठीक है। तो आपका प्रेम और स्नेह अच्छा रहा तो बिल्कुल मैं भी ठीक हो जाऊंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी चुपचाप बैठे रहते तो भाई क्या पूरे दिन सोते रहते हैं, नींद भी आती नहीं है, शरीर भी दर्द करता है, बुखार भी रहता है, तो थोड़ा बहुत आपके साथ भी बातचीत करेंगे तो हो सकता है मन हल्का हो जाए। तो तीसरा राउंड में शुरू करता हूं, आप बताएंगे, एक बार सभी को शेयर कर देंगे, जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, हर घर तक आवाज पहुंचा देंगे। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है, जहां पे पशु पक्षियों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, वो पेंटिंग कौन सी हो जाएगी, फटाफट से बता देंगे। बिल्कुल साथियों, क्या हो जाएगा, ये आपने कौन सी चित्रशैला जहां पे पशु पक्षियों को क्या है सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, बूंदी शैली, कोटा शैली, नाथद्वारा शैली या अलवर शैली। तो मैं देखता हूं यहां पे आप क्या राइट आंसर बताते हैं। पशु पक्षियों को सर बूंदी शैली के अंदर क्या है, बूंदी शैली में क्या है सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, ए आंसर राइट है। पशु पक्षी बूंदी में है। कोटा में शिकार को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। अगर शिकार के दृश्य पूछे जाए तो कोटा में क्या होगा, शिकार का दृश्य सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए आंसर आपका राइट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, तीसरे राउंड का दूसरा प्रश्न की 102 नंबर प्रश्न है आपके लिए। राजस्थान का राज्य पुष्प है, राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो राज्य पुष्प कौन सा हो जाएगा, तो साथियों रोइडे का पुष्प है। जो रोइडे का पुष्प है, ये रोइडा जिसको क्या है, जिसको मरुस्थल का क्या कहा जाता है, मरुस्थल का सागवान कहा जाता है। यही वो रोइडा है जिसको मरुस्थल का क्या कहा जाता है, मरुस्थल का सागवान कहा जाता है। इसको रेगिस्तान का सागवान को, मरुस्थल का रागवान को मारवाड़ टिक कहा जाता है। राजस्थान की मरुशोभा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मरुशोभा कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम अंडुमेला टिक्कोलेटा है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, अंडुलेटा टिक्कोमेला, ठीक है। तो ये सभी क्या रोइडा का पुष्प है, जिसको क्या राजस्थान का राज्य पुष्प कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ साहित्यिक मारवाड़ी भाषा को क्या कहते हैं। साथियों मारवाड़ी भाषा है, मारवाड़ी भाषा के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाएगा, मारवाड़ी भाषा के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाएगा, बताएंगे। मारवाड़ी भाषा के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाएंगे, तो देखिएगा पूर्वी राजस्थानी भाषा है, पूर्व प्रदेश की जो भाषा उसे पिंगल कहा जाता है, और मारवाड़ी साहित्यिक भाषा उसको डिंगल कहा जाएगा। देखिएगा मारवाड़ी साहित्यिक भाषा को डिंगल कहेंगे, पिंगल से पूर्वी राजस्थानी भाषा, जो पूर्वी राजस्थानी है पूर्वी राजस्थानी को पिंगल कहेंगे, और मारवाड़ी को क्या कहा जाएगा, मारवाड़ी को डिंगल कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए आंसर क्या है, राइट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली है। साथियों प्रताप सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, ये क्रांतिकारी हुए भाई, ठीक है। तो यहां पे बताएंगे प्रताप सिंह बारठ है जो क्या है, केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। वीर भारत सभा वगैरह जिनकी जो भी इतनी क्रांतिकारी संस्था वगैरह बनती है, उनके साथियों ये क्या है अंदर सदस्य भी रह चुके हैं। सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे, सबसे राजस्थान में सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे प्रताप सिंह बारठ। इनको जब बंदी बनाया, पूछा कि भाई बता तेरे साथ और कौन कौन साथी थे, तेरी मार हो रही है घर पे, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो इसने कहा था मेरी एक मां को हंसाने के लिए मैं अपनी हजारों माओं को रुलाना नहीं चाहता हूं। ये वही व्यक्ति है। तो साथियों जिस स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ है, इनकी जो जन्मस्थली है वो नसीराबाद मानी गई है। कुछ लोग शाहपुरा भीलवाड़ा भी बताते हैं, लेकिन वो गलत माना जाता है एग्जाम के अंदर। एग्जाम में साथियों क्या नसीराबाद को राइट माना जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि ये कहां से थे, नसीराबाद से थे। नहीं सॉरी, इनका नहीं है, इनके तो हाँ बिल्कुल सही, इनके तो क्या है शाहपुरा भीलवाड़ा ही है, सॉरी यार, ठीक है। नसीराबाद वाले दूसरे हैं, इनका क्या है प्रताप सिंह बारठ है। ओके ओके समझ गया, प्रताप सिंह बारठ है। इनकी साथियों जन्मस्थली कहाँ पे, शाहपुरा भीलवाड़ा ही मानी गई है। सॉरी सॉरी सॉरी, भीलवाड़ा क्या है, राइट है। शाहपुरा भीलवाड़ा ही क्या है, प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली मानी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी आंसर राइट है। नसीराबाद से इनका संबंध नहीं था भाई, सॉरी, यहाँ पे भीलवाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर क्या है, भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या। साथियों राजस्थान का 7वां
संभाग है, कौन सा संभाग भरतपुर संभाग है, भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, फटाफट से बताएंगे। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया, जिनको संभागीय व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है, 4 जून 2005 को नवीनतम संभाग बनता भरतपुर। और इस संभाग के अंदर कुल कितने जिले हो जाएंगे, तो 4 जिले हैं। भरतपुर संभाग में कितने जिले हो जाएंगे, भरतपुर संभाग में 4 जिले हो जाएंगे। सी वाले भाई बहन यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। वह किला जिसकी आबादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुर ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मन पर चांदी के गोले दागे थे, वो कौन सा किला है जिसमें लड़ाई कर रहे थे, किले के अंदर गोले और बारूद खत्म हो गए, तो फिर वहां पे जो राजा थे, वहां के जो शासक थे, उन्होंने अपनी अस्मिता, अपनी आन बान और अपनी शान को बचाए रखने के लिए चांदी के गोले दागे थे दुश्मन पे। तो वो कौन से शासक हुए। कुछ लोग तो होते हैं अपने भाई हमें थाका रहा, हमें अपने भाई कम है बंदूक नहीं है, हमें अपने भाई गोला नहीं है, बेटा कम भाई में आ रिया। वो ऐसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि क्या हुआ अगर गोले बारूद नहीं है तो अब तो चांदी के गोले दागो, लेकिन क्या है, स्वाभिमान नहीं झुकना चाहिए। तो वो साथियों चूरू का किला था। कौन था, चूरू का किला था। चूरू के किले के जो ठाकुर थे उन्होंने दुश्मनों पर क्या है, चांदी के गोले दागे थे। ए आंसर आपका राइट है। अगला सवाल हो जाएगा, जाम्बोजी के प्रवर्तक है। साथियों जाम्बोजी प्रवर्तक है, मतलब जाम्बोजी है वो किस संप्रदाय के प्रवर्तक है। जाम्बोजी ने वो कौन सा संप्रदाय चलाया जिसमें खेजड़ी वृक्ष की क्या की जाती है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है और 29 नियम माने जाते हैं। 29 मतलब 20 + 9 होते हैं और 20 और 9 को कहते हैं बिश्नोई। तो यहाँ पे जाम्बोजी का संप्रदाय वो कौन सा है, बिश्नोई संप्रदाय है। सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राग मंजरी व रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत के रचयिता कौन थे। अभी आपको मैंने बताया था राग मंजरी और रागमाला किसने लिखा था, अभी आपको मैंने बताया था, इसी क्लास में अपन बात कर चुके हैं। पंडुरिक विठल है, पंडुरिक विठल ने क्या लिखा था, राग मंजरी लिखा था और रागमाला भी इसने लिखा है, ध्यान रखना। ए आंसर आपका क्या है, राइट है। अगला प्रश्न है, पंडित नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित है। 109 नंबर का प्रश्न है। अपने जोश और जुनून को बनाए रखेंगे और बताएंगे पंडित नैनूराम है वो किस आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे। तो आपको पता है साथियों, हड़ौती आंदोलन जिसमें बूंदी प्रजामंडल होता है, बूंदी प्रजामंडल से किसका संबंध है, पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध कहां से है, बूंदी प्रजामंडल से हो जाएगा। सी आंसर बताने वाले भाई बहन राइट हो जाएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। साथियों बेराट है वो बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी, बताएंगे। देखिएगा बेराट साथियों किसकी, बेराट कहां पे पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। और जयपुर किस में आता था बता दो, मत्स्य संघ के अंदर जयपुर आता था ना बेराट, जिसको विराट नगर के नाम से जाना जाता है, जहां पे पांडव 1 साल के अज्ञातवास में भी रहे थे। तो बिल्कुल ये मत्स्य जनपद की राजधानी हो जाएगी। यहां पे आपका ए आंसर राइट है, बेराट मत्स्य जनपद की क्या है, राजधानी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। किस नदी को प्रारंभ में आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। साथियों वो कौन सी नदी है जिसको पहले तो क्या कहा जाता है, आयड़ नदी कहा जाता है, लेकिन जब ये उदय सागर झील में पड़ती है उसके बाद इसका नाम चेंज हो जाता है, फिर ये बेड़च नदी बन जाती है। फिर ये कौन सी नदी बन जाती है, बेड़च। बिल्कुल बेड़च नदी को पहले क्या है, पहले आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपने जिसने भी सी आंसर बताया वो राइट है। उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है। उदय सागर झील से पहले इसको आयस कहते हैं। ये गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है और भीलवाड़ा में बिगोद वगैरह है, इसके नजदीक में जाके क्या है, बनास नदी से मिल जाती है। तो बेड़च आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा, ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह कहाँ पे। देखिए मोहम्मदीन नागौरी की दरगाह नागौर के अंदर थी, उनका संबंध नागौर से था। अब पूछा गया है ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह कहाँ पे है। तो देखते हैं आप क्या आंसर बताते हैं। गरीब नवाज की दरगाह कहाँ पे हो जाएगी, तो ये साथियों कहाँ पे है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इनकी याद में जो प्रतिवर्ष 1 से 6 रजब होती है, 1 से 6 रजब या 9वीं रजब तक उर्स भी पड़ता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। गोरी परिवार इसमें भीलवाड़ा में भी इनका उर्स पड़ता है, वहाँ पे उद्घाटन होता है। और 2007 में इनका जो उर्स लग रहा था उसमें बम विस्फोट भी हुआ था। तो ये अजमेर के अंदर है, मुख्य रूप से भीलवाड़ा में भी है, लेकिन मेन जो चीज है ना इसकी मुख्य दरगाह है वो अजमेर के अंदर है। बाकी भीलवाड़ा में भी कार्यक्रम होता है, लेकिन यहाँ पे अजमेर अपना क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। गरीब नवाज साहब की दरगाह अजमेर में है। और पूछा गया राणा प्रताप के बारे में, रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहाँ तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की और हार यहाँ स्वीकार नहीं। तो बताएंगे साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाएगा। मारवाड़ का प्रताप को, मेवाड़ के प्रताप का अग्रगामी कहो, मेवाड़ के प्रताप का पथ प्रदर्शक कहो, मारवाड़ का पथ प्रदर्शक कहो, भूला बिसरा नायक कहो, विस्मृत नायक कहो। वो साथियों अपना राव चंद्रसेन था, मालदेव का पुत्र। ए आंसर आपका राइट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं।
करौली प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, बताएंगे। करौली प्रजामंडल है, यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर कौन सा है, 14वां है। करौली प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, फटाफट से बता देंगे। 1938 में करौली क्या है, करौली राज्य सेवा संघ की स्थापना होती है। उसके बाद मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर है, वो करौली प्रजामंडल के अध्यक्ष बनते हैं। ए यहाँ पे आपका बी आंसर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलेंगे। जोश और जुनून बनाए रखना, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है साथियों, प्रवेश द्वार किसे कहा जाएगा, तो ध्यान रखना पूर्वी प्रवेश द्वार आता तो धौलपुर हो जाएगा, लेकिन प्रवेश द्वार आया तो वो अपना भरतपुर हो जाएगा। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाएगा, भरतपुर से कहा जाएगा। यहाँ पे आपका ए आंसर राइट है। उदयपुर क्या है, झीलों की नगरी है। राजस्थान का कश्मीर है, पूर्व का वेनिस है, वेनिस ऑफ द ईस्ट सैलानियों का स्वर्ग है। भीलों की नगरी भी उदयपुर को कहा जाता है। फाउंटेन एंड माउंटेनों का शहर है, एशिया का वियना है। राजस्थान की जिंक नगरी, ये सभी उदयपुर को कहा जाएगा। झालावाड़ आया है तो सर झालावाड़ को तो राजस्थान का नागपुर, हेरिटेज सिटी, विरासत का शहर, राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। और बाड़मेर की तो बात ही अलग है, राजस्थान की थार नगरी भी इसको कहा जाएगा। बाड़मेर को मालानी प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पे अपना भरतपुर राइट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखिएगा। कौन सा राजा हिंदूपद कहलाता है, साथियों वो कौन सा राजा हुआ है जिसको इतिहास के अंदर हिंदूपद कहा गया है। पूरे हिंदुओं को उन्होंने क्या है, एक समूह के अंदर पूरा योग कर लिया था, एकता कर ली थी पूरे हिंदुओं में। इनको सैनिक का भग्न अवशेष कहा है, तो वो राणा सांगा हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि हिस्ट्री उठा के देख लो हमारी, हिस्ट्री उठा के देख लो हमारी, 5000 सालों तक हमने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया। 5000 सालों तक हमने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया, जंग का कहर हमने कहीं नहीं तोड़ा, लेकिन जिसने भी हमारी और आंख उठाकर भी देखा उससे हमने देखने लायक नहीं छोड़ा, तो वो राणा सांगा थे। यहाँ पे आपका बी आंसर राइट है, जिसको हिंदूपद या सैनिक का भग्न अवशेष भी कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे, भरतपुर आंदोलन के नेता कौन से थे। भरतपुर के क्रांतिकारी का आपसे नाम पूछा गया है, भरतपुर आंदोलन के कौन थे, तो भाई यहाँ पे आपको ध्यान रखना भरतपुर का क्या है, भरतपुर प्रजामंडल है, उसके संस्थापक कौन थे, किशनलाल जोशी थे। भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक किशनलाल जोशी थे। एक बात याद रखना, गोकुल भाई भट्ट है, जिसको भरतपुर का बुड्ढा शेर भी कहा जाता है, ठीक है ना। गोकुल भाई नाम से एक व्यक्ति हुए हैं यहाँ पे, गोकुल भाई, जिसको क्या है, भरतपुर का बुड्ढा शेर भी कहा जाता है। और यहाँ पे प्रजामंडल है वो किशनलाल जोशी ने संभाला था। अगला प्रश्न है, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है, बता देंगे दोस्तों। बनास संस्कृति है, ये बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है, फटाफट से कमेंट करेंगे। बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर और आहाड़, तो बनास संस्कृति आपको ध्यान रखना, जहाँ पे बनासियन बुल्स भी मिला है आपको। बनास संस्कृति आहाड़ संस्कृति को ही कहा जाता है। किसको, आहाड़ संस्कृति है, जो आहाड़ सभ्यता है, सभ्यता और संस्कृति एक ही बात है साथियों, ठीक है। इसको ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, इसको धूलकोट भी कहा जाता है, क्या इसको धूलकोट भी कहा जाता है, इसको आघाटपुर भी कहा जाता है, क्या है, इसको आघाटपुर भी कहा जाता है। ये आहाड़ सभ्यता है उदयपुर की, डी आंसर यहां पे आपका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं मेरे भाई बहनों। अगला सवाल अपना कौन सा, 119वां है। राजस्थान के वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया, राजस्थान के वो कौन से लोक देवता है जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, फटाफट से बताएंगे। मुख्य देवता 5 हुए हैं, जिसको पंच पीर के नाम से कहा गया है। पीरों का पीर रामदेव जी को कहा जाता है। मुस्लिम लोग इनको क्या है, ये अभी जो अपन लोक देवता है इसका आंसर होगा, मुस्लिम लोग इसको जहार पीर के नाम से पूजते हैं, अपन गोगा जी के नाम से पूजते हैं। इनका जो थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, इसलिए कहा जाता है कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। तो गोगा जी साथियों थे जो गायों की रक्षा के लिए मोहम्मद गजनवी से युद्ध कर रहे थे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या, ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला गोगा जी का देखिए, जो नौर हनुमानगढ़ के अंदर इनका साथियों क्या है, प्रसिद्ध मंदिर भी है, मेला लगता है, और एकमात्र ओल्डी है वो सांचौर के अंदर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैं गया था गोगा जी की ओल्डी का वीडियो बनाने, लेकिन वहां पे साथियों क्या है, अलाउ नहीं था। बाहर से ओल्डी दिखा ही है, वीडियो बनाया है लेकिन अपलोड नहीं किया। बाहर से ओल्डी तो दिखा दी है गोगा जी की ओल्डी, लेकिन अंदर से अलाउ नहीं है, मना कर रखा है वहां पे, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो फिर कहा यार बाहर से देखने में सांचौर सिटी देखोगे आप, और तो क्या दिखेगा आपको, गोगा जी की ओल्डी तो दिखेगी नहीं, इसलिए फिर वो मैंने अपलोड नहीं किया, लेकिन आप कहोगे तो मैं वो भी कर लूंगा। अगला प्रश्न है, शेखावटी के ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया। साथियों शेखावटी में कटराथल घटना होती है, क्या होती है, कटराथल कांड होता है 1934 में, जिसमें क्या है, वो कौन सी महिला थी जिसके नेतृत्व में कहा जाता है लगभग 10,000 महिलाएं जाट थी। कुछ लोग 5,000 बताते, कुछ लोग 2,000 बताते, लेकिन माना गया 10,000 जाट महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया था। तो ये 10,000 जाट महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी, वो महिला कौन सी थी, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्या है, ये सर किशोरी देवी थी। कौन थी, ये किशोरी देवी थी, जिन्होंने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को जो यहाँ पे 10,000 जाट
महिलाओं का क्या किया था, नेतृत्व किया था और जागीरदारी प्रथा का विरोध किया था। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ स्थित है? बताएंगे साथियों, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र किस शहर के अंदर है? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र है वो किस शहर के अंदर है? ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है चांदी का पात्र कहाँ पे? तो ये जयपुर का सिटी पैलेस है, वहां पे रखा हुआ है। अगर पूछ ले विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पे, मेरी बात को भी ध्यान से सुनते रहना भाई, ठीक है, सारा कुछ लिख नहीं पाऊंगा, एक्स्ट्रा चीजें वो बोलता जाऊंगा। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी पूछे तो ये उदयपुर के अंदर है, बागोर की हवेली में। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति अपनी राज प्रशस्ति है, ध्यान रखना। विश्व का सबसे बड़ा क्या है महल पूछे तो वो चित्र महल या उम्मेद महल है। और जंतर मंतर क्या है सबसे बड़ी, वहां पे सूर्य घड़ी है अपनी। तो यहां पे अपन को चांदी का पात्र पूछा, जयपुर सिटी पैलेस में रखा हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा? साथियों, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा हो जाएगा? फटाफट से बता देंगे, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा हो जाएगा? तो यहां पे आपको सही आंसर बिल्कुल, राज्य वर्ष पूछे तो खेजड़ी हो जाएगा, पुष्प पूछे तो रोइडा है, पशु पूछे तो चिंकारा है, घरेलू श्रेणी में पूछे तो 2014 से ऊंट को माना गया, राज्य पक्षी घोड़ावन है, राज्य खेल बास्केटबॉल है, राज्य भाषा हिंदी है, राजधानी जयपुर है, नृत्य में पूछे राज्य तो घूमर है, शास्त्रीय पूछे तो कथक है, गीत पूछे तो केसरिया मालम पधारोनी हमारे देश है। और राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाएगा, स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाएगा। तो यहां पे अपना राज्य खेल बास्केटबॉल आ गया, ए आंसर आपका राइट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखिएगा अगला सवाल आपको सुमिलित करने का दिया हुआ है, क्या है? निम्न में से सूची में कपड़े, गहने और अन्य नाम के साथ सुमिलित करना। अच्छा, कौन अंगरखी कहां पे पहनी जाएगी, तारा भात क्या होती है, फलिया क्या होती है, इनको आपको क्या करना है? सुमिलित करना है। PQR को 1 2 3 से सुमिलित करोगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्या बात है भाई, ठीक है। PQR को देखिए, अंगरखी क्या है? अंगरखी साथियों एक प्रकार की बुगतरी होती है। क्या होती है? बुगतरी होती है, जो पहनी या ओढ़ी जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या? तारा भात, तो तारा भात क्या? ओढ़नी है, आदिवासियों महिलाओं की ओढ़नी होती है तारा भात, ठीक है। और फलिया क्या है? तो फलिया एक पगड़ी होती है, पगड़ी का नाम क्या है? फलिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है? 3 1 2 3 1 2 3 1 2 होगा ना, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी के अंदर मैंने क्या बताया, बिल्कुल 3 1 2 3 1 2 कहाँ? ये पढ़ा 3 1 2, ये पढ़ा भाई, ठीक है। 3 1 2, पी में 3 आ रहा है बुगतरी, उसके बाद क्यू में 1 आ रहा है ओढ़नी, और फिर क्या आर में 2 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 124 आया है, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता? किसका चित्रण है वो कपड़े पे नहीं होता है? फटाफट से बता देंगे। जोश और जुनून को बरकरार रखते हुए पूरी क्लास को संपन्न कराएंगे। अब तो 25% रहे हैं, तो ज्यादा चिंता नहीं करनी है, जोश और जुनून को बरकरार रखेंगे। निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पे नहीं किया जाता है? तो साथियों देखिएगा, फड़ चित्रण कपड़े पे होता है, पर चित्र है वो कपड़े पे होता है, पिछुआइयां कपड़े पे बनती है, लेकिन पाने कपड़े पे नहीं बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना। पाने कागज पर बने देवी देवताओं के चित्र होते हैं, पाने कागज पे बनते हैं। अगर पूछा जाए कागज पर बने देवी देवताओं के चित्र क्या कहलाते हैं, तो कागज पर बने देवी देवताओं के चित्र वो पाने कहलाते हैं। डी आंसर आपका यहां पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? साथियों ये तो आप मत भूलना, ठीक है। इसबगोल उत्पादन के लिए क्या है, कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बुखार मुझे नहीं आता, लेकिन बुखार क्यों आया? अभी 2 दिन हुए, आपको पता है ग्वार के भाव यूं एक स्टेटस वायरल हो गया भाई, फोटो के ग्वार के भाव आसमान को छू रहे हैं। तो यार मेरे पास भी 15-20 बोरी ग्वार पड़ा था, तो चिंता होने लगी, इतने पैसे आएंगे मैं उनका करूंगा क्या? तो बुखार आ गया, ठीक है। ओनली मजाक तक इसको मानना है। तो अभी आपने देखा होगा ग्वार के भाव है वो आसमान चढ़ रहे हैं, वो यार इसबगोल के भाव है यार, उनको ग्वार के भाव बता के प्रदर्शित किया जा रहा है। जबकि इसबगोल तो भाई हम जालोर में सबसे ज्यादा होता है, तो ए आंसर राइट है। इसबगोल का उत्पादन सबसे ज्यादा इसबगोल है, जीरा है, टमाटर है, ये सबसे ज्यादा कहां पे होंगे? संगमरमर, ये जालोर के अंदर होंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? पी लो पोमचो पकड़ियो बीच बाजार, पिया छोड़ो दुनिया देखे है हजार, तो वो पोमचा है। गीत आपने सुना होगा। पोमचा क्या होता है साथियों? ये आदिवासियों की क्या है? वस्त्र है, महिला की ओढ़नी है, पुरुषों की ऊनी साल है या पुरुषों के सापे हैं। तो पिया छोड़ो हजार, पिया को कह रही, मतलब पुरुष तो होगा नहीं, होगा तो महिला, ऊनी साल ओढ़ के दुनिया देखे बीच बाजार, बाजार में महिला क्यों जाएगी, ठीक है, ऊनी साल ओढ़ के। तो हो सकता है इनकी कोई ओढ़नी हो महिलाओं की, तो बिल्कुल ओढ़नी ही है, हो सकता नहीं, यही बात है। पोमचा क्या होती है? महिलाओं की ओढ़नी होती है। यहां पे जिस भी भाई बहन ने ए आंसर बताया वो राइट है। पीली ओढ़नी होती है, पीला भी होता है और गुलाबी भी होता है, तो ए आंसर आपका राइट है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती? साथियों राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है। पाबू जी के बाद ऊंट पालने का श्रेय वो राइका जाति, जिसको रेबारी भी कहा जाता है, अभी इनको गुर्जरों के अंदर शामिल किया गया है। तो गुर्जर कहो राइक, मैं मुख्य तो रेबारी या राइका कहेंगे, लेकिन गुर्जर श्रेणी में इसको सम्मिलित कर दिया गया है। तो यहां पे ये पाबू जी है साथ
साथियों ये ऊंट लाते हैं और ऊंट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाएगी, तो पूजा भी पाबू जी की भी की जाएगी। सी आंसर आपका यहाँ पे क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, इनको प्लेग रक्षक है, गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार और ऊंटों का देवता कहा जाता है पाबू जी को। अगले सवाल की ओर चलते हैं। जयानक की प्रसिद्ध रचना कौन सी है साथियों, जयानक ने क्या लिखा बताएंगे। जयानक की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो यहां पे आपका उत्तर तो गलत होना ही नहीं चाहिए। जयानक ने जो लिखा है वो पृथ्वीराज विजय लिखा है। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है, पृथ्वीराज विजय लिखा है जयानक ने। तो यहां पे आपका ए आंसर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। कहा जाता है ये पुष्कर झील के किनारे बैठ के लिखा था, ठीक है, अजमेर में। उसके बाद चलते हैं, अगला प्रश्न है, तमाशा ख्याल के मंच को क्या कहा जाता है साथियों। जब तमाशा होता है तो तमाशा ख्याल का मंच होता है, उस मंच को क्या कहा जाएगा। तो साथियों वैसे तो देखिए तमाशा है ये महाराष्ट्र से आया है, राजस्थान में अपने ऑलरेडी राजस्थान का नहीं है, लेकिन जयपुर के शासक हुए सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने इसको क्या है, जिन्होंने इसको राजस्थान में लाया था। तो अखाड़ा कहते हैं, मंच को क्या कहते हैं, अखाड़े में आ जाना कि तेरे को बताऊंगा, ठीक है। तमाशा होता है तो जो मंच होता है ना, मंच वंच नहीं है, अखाड़ा कहते हैं, अखाड़ा में चल, ठीक है, अखाड़ा यहाँ पे राइट आंसर है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। संत लालदास जी की समाधि का 130 नंबर का आपका प्रश्न है, बस जोश और जुनून को बरकरार रखेंगे। संत लालदास जी है, लालदासी संप्रदाय के संत हुए हैं संत लालदास जी, इनकी समाधि कहां पे है वो आपको बताना है। तो साथियों नगला भरतपुर के अंदर क्या है, नगला भरतपुर में संत लालदास जी की समाधि है। यहां पे आपका बी आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है साथियों। बौद्ध मंदिर है, बौद्ध मंदिर के आपको स्मारक किस स्थान पर मिले बताएंगे। जब आपकी सभ्यता की आपने खुदाई की थी तो आपको पता हो, बेराट सभ्यता अपन ने पढ़ी थी। बेराट सभ्यता में अपन को विश्वतम क्या है, जो प्राचीनतम मंदिरों के अवशेष मिले बौद्धों के, जिसमें अपन को बौद्ध के अंदर भी क्या है, अशोक का भाबरू शिलालेख वगैरह भी मिला है। तो यहाँ पे बेराट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो जयपुर के अंदर है। कहां पे है, जयपुर के अंदर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है साथियों। चैत्र मास के अंदर राजस्थान में गणगौर मनाया जाता है। कहा जाता है कि त्योहार का आगमन है वो तीज से होता है। त्योहार का आगमन कहां से होता है, तीज से होता है। समापन कहां से होता है, गणगौर से। कहावत है तीज त्योहार ले डूबी बावड़ी गणगौर, ऐसा कुछ। तो ये तीज है वो चैत्र माह के क्या है, चैत्र मास में गणगौर पूजन है। उसकी तिथि कौन सी हो जाएगी, चैत्र मास की कौन सी तिथि को गणगौर मनाई जाती है। तो चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या है, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज को ही गणगौर मनाते हैं। ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 11वीं सदी का प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर कहां। बहुत अच्छा प्रश्न है। सास बहू अपन ने कहा है, बाकी नाम तो शस्त्र बहू है। क्या है, शस्त्र बहू है, लेकिन अपन को राजस्थानियों को इतना अटपटा नाम भाई नहीं आता है, तो अपन सरल भाषा में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। क्या है, कोई देखने गए कि शस्त्र बहू मंदिर के, शस्त्र बहू के वे तो के साहू और बहू, तो के लो भाई सास और बहू का मंदिर हो गया, ठीक है। तो ये शस्त्र बहू मंदिर साथियों क्या है, नागदा उदयपुर में बना हुआ है। नागदा उदयपुर के अंदर शस्त्र बहू का मंदिर बना हुआ है, जिसको सास बहू का मंदिर भी कहा जाता है। ए आंसर आपका यहां पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन ए बता रहे हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। सास बहू का मंदिर है, जिसको शस्त्र बहू भी कहा जाता है। यहां पे भगवान विष्णु की 1000 हाथों वाली क्या है, मूर्ति बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के भीनमाल कस्बे में आने वाला चीनी यात्री कौन था साथियों। वो कौन सा चीनी यात्री था जो राजस्थान के भीनमाल कस्बे में आया था। भीनमाल का नाम दिया था पीलो मोलो। क्या नाम देके चला गया भीनमाल का, पीलो मोलो। अपन को नाम अच्छा नहीं लगा यार, पीलो मोलो यार क्या नाम होता है, ठीक है। पीलो मोलो कहां जा रहा है कि पीलो मोलो, तो भले मोलो ना, अपन ने भीनमाल ही नाम रखा, लेकिन वास्तव में ये भीनमाल अपने जालोर के अंदर पड़ता है साथियों। जालोर जिले की तहसील है भीनमाल। तो यहां पे आपको बताना है क्या है, भीनमाल में कौन सा चीनी यात्री आया था। कौन सा चीनी यात्री भीनमाल में आया था, तो हैंसांग आया था। बिल्कुल आपको ध्यान रखना, हैंसांग क्या है, हर्षवर्धन के शासनकाल में हैंसांग आता है, जो भीनमाल के अंदर आता है। भीनमाल को पीलो मोलो नाम देता है, याद रखना। भीनमाल से और कौन कौन आपको परीक्षा में पूछे जा सकते, तो ध्यान रखना। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी इसको कहा जाता है। भीनमाल में अपने एक तो ब्रह्मगुप्त है और एक शिशुपाल वध के लेखक माकवी माग, इनकी जन्मस्थली भी भीनमाल है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिएगा 135वां प्रश्न है। ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, वो कौन सा नृत्य है जो ग्रासियों से संबंधित है। ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा, वालर, संकरिया, घुड़ला और पणियारी। देखते हैं, देखिए घुड़ला मुख्य रूप से मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य, कोई जनजाति नहीं है, मारवाड़ क्षेत्र में राइट होगा घुड़ला। अगर भवाई नृत्य पूछे तो कोई जनजाति नहीं है, सीधा मेवाड़ में भवाई नृत्य हो जाएगा। शेखावटी पूछे तो गीदड़ है वगैरह है, ये कच्ची घोड़ी नृत्य, चंग है, ये शेखावटी के हो जाएंगे। उसी प्रकार ग्रासिया अगर जनजाति का नाम लेके पूछा जाए तो वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाएगा। ए
आंसर आपका राइट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। राजस्थान में कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? वो कौन सी प्रथा है जो मृत्यु से संबंधित नहीं है, बताएंगे। पगड़ी की रस्म, उठावना, बाल मुंडवाना या जुआ जुई, वो कौन सी प्रथा है जो मृत्यु की रस्म नहीं है? तो साथियों जुआ जुई एक क्या होता है, खेल होता है जिसमें नवविवाहित जो जोड़ा होता है, वधू और वर, वो आपस में क्या जुए खेलते हैं भाई, रुई वगैरह डालते हैं, बीनते वगैरह, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये साथियों क्या है, ये क्या है, ये विवाह की प्रथा है, ये मृत्यु की प्रथा नहीं है। ठीक है, विवाह की प्रथा है जुआ जुई, बाकी सभी क्या मृत्यु की प्रथा है। तो डी आंसर आपका राइट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पे? साथियों अपने धैर्य को बनाए रखना है, विश्वास को बनाए रखना है, इसी प्रकार खोना नहीं है, और पूरे जोश और जुनून के साथ एक बार फिर से जिस भी भाई बहन ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर देंगे और शेयर कर दो सभी के साथ। अभी तो बस क्या है, कुछ समय की बात है, फिर साथियों क्या जितना हो सके वो पढ़ लो। 31 अगस्त के बाद कुछ नहीं होने वाला। 2 बजे से 5 बजे के बीच अपनी सारी ताकत लगा देना, सारा ध्यान वहां पे लगवा देना, फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर 1 साल बाद ये मौका मिलेगा, और वो भी मिले या ना मिले कुछ पता नहीं है, क्योंकि 2023 के बाद प्रबल संभावना है शिक्षा नीति लागू हो, तो 2022 में पता नहीं बीएसटीसी हो या ना हो। तो यही आपके पास अंतिम मौका है, यही सोच के अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और निम्बारक संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है ये सलेमाबाद अजमेर के अंदर है। यहाँ पे आपका क्या है, बिल्कुल सलेमाबाद पड़ता है अजमेर के अंदर। यहाँ पे साथियों निम्बारक संप्रदाय के प्रमुख जो क्या है, निम्बारकाचार्य, इनके क्या है प्रवर्तक हुए थे, जिनकी पीठ है सलेमाबाद अजमेर में। सी आंसर आपका राइट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिएगा, उर्डा किस रियासत में स्थित था? साथियों उर्डा सम्मेलन होता है जिसका टारगेट था मराठा विरोधी मंच बनाना। राजस्थानियों को क्या है, मराठा लोग आते थे भाई महाराष्ट्र से और तंग बहुत करते थे, लूटपाट का काम करते थे। तो 17 जुलाई 1734 को एक सम्मेलन करवाया गया। 17 जुलाई 1734 को फिर से एक बार राजपूत राजा है वो एकत्रित होते हैं, लेकिन भाई अब राजपूत एकत्रित होने वाले नहीं थे। छोटी छोटी बात पे तलवारें तड़ाती थी, उसकी तलवारें बाहर निकल जाती थी मयानों से। तो भाई तलवारों और प्रेम का कोई संबंध नहीं रहता है, तो ये फेल हो गया। लेकिन ध्यान रखना, मेवाड़ के अंदर क्या भीलवाड़ा में ये होता, वर्षा ऋतु में हुआ था मेवाड़ के भीलवाड़ा के अंदर उर्डा सम्मेलन। 17 क्या है यहाँ पे आपको ध्यान रखना, 17 जुलाई 1734 को उर्डा सम्मेलन होता है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, जिसमें सवाई जयसिंह के भी आया था। और भी मतलब फेल तो होने का कारण तो ये था, बाकी अध्यक्षता तो क्या है जगत सिंह ने की थी उदयपुर के। ठीक है, संग्राम सिंह ने ये सारा, संग्राम सिंह सेकंड ने ये पूरा प्लान किया था, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई तो जगत सिंह ने, उनके बेटे ने अध्यक्षता की थी। लेकिन बाद में होता क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने गुजरात वालों को बुला दिया, राजपूतों की और गुजरात वालों की नहीं बनी, जिससे फेल हुआ। तो अपन को तो ये सारी चीजें याद रखनी है, परीक्षा में पूछ ले तो। 139 नंबर प्रश्न है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, जिसमें राज प्रमुख किससे बनाया गया? साथियों राजस्थान संघ है जो राजस्थान एकीकरण का उसका संघ है, चरण है, जो इस चरण का साथियों क्या है 25 मार्च 1948 को निर्माण होता है, जिसमें राज प्रमुख कौन बना? तो याद रखना महाराव कोटा के थे। कौन? महाराव कोटा। कौन थे महाराव कोटा? यार ये कैसा प्रश्न, कोटा के महाराव है, उल्टा लिख दिया। कोटा के महाराव जिनका नाम था भीम सिंह। क्या नाम था? कोटा के महाराव भीम सिंह थे, जिनको राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है ना, तो कोटा महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। सी आंसर आपका यहाँ पे क्या है, राइट हो जाएगा। 140वां प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? साथियों जो औद्योगिक शहर है, औद्योगिक नगरी, शिक्षा नगरी कहा जाता है कोटा को। ये कोटा है वो किस नदी के तट पर है? तो आपको काफी बार मैं बता चुका हूं, कोटा चंबल नदी का पानी पीता है, ऐसे याद रख लो। कोटा है वो क्या है, चंबल नदी के तट पर स्थित है। ए आंसर आपका राइट है। अगला सवाल आपका क्या पूछा जा रहा है, पीतल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। साथियों पीतल जिसको क्या है, पृथ्वीराज राठौर जो बीकानेर से संबंधित थे, जिनको पीतल कहा गया है, महाराणा प्रताप को पातल कहा गया है। हरे घासरी रोटी वन बिलावड़ो ले भाग्यो, जब सोटो सो अमरियो चिक पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हूं लड़ियो घणो हूं सयो घणो में वाड़ी मानव चावण ने, मैं आँच निराखी रण में वेरियारो खून बहावण ने, पण जद याद करो हूं चेतक ने, है सोयो सो दुख जाग उठे, वो साथियों प्रताप। और उसके बाद में इनकी मुख्य रचना है क्या है, पीतल और पातल है। तो ये पृथ्वीराज ने क्या है, पृथ्वीराज के द्वारा और भी डिंगल भाषा में जो भी ग्रंथ लिखे गए उन ग्रंथों के आपको नाम बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है प्रश्न नंबर क्या है, बिल्कुल देखते हैं क्या राइट आंसर हो जाता है। डी आंसर बता रहे हैं बिल्कुल साथियों, गंगा लहरी है वो भी इसने लिखा है, और विली किशन रुक्मिणी दोनों इसने लिखे। तो ए और बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 39वां छूट गया क्या? नहीं भाई, हो गया। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले कौन प्रसिद्ध है? साथियों गायों की रक्षा के लिए किसने अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो ये तो अपन पहले से बता चुके हैं, जितने भी लोक देवता हुए यहाँ तो उन्होंने गायों की रक्षा की, यहाँ पे समाज कल्याण का कार्य किया है। तो गोगा जी भी मोहम्मद गजनी से गायों
की रक्षा हेतु लड़ते मारे गए थे। तेजाजी ढोलिया जाट जो गायों की रक्षा लेने के बाद आ रहे थे और नाग ने उनको डसा था। पाबूजी है जो भी क्या है गुर्जरी थी, उसका क्या नाम था यार, हाँ उसकी गायों को छुड़वाने के लिए गए थे, लासा गुजरी थी, ठीक है, उनकी गायों को छुड़वाने गए थे और बाद में लड़ते हुए शहीद हो जाते। तो ये उपरोक्त सभी राइट है, ये सभी लोक देवता गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं। उसके बाद 143 प्रश्न है, किस शहर में गंगा मंदिर है, बताएंगे साथियों। गंगा मैया का मंदिर कहां पे बना हुआ है, गंगा मंदिर कहां पे है, राजस्थान में गंगा मंदिर कहां पे है जिसमें गोमुख से जलधारा का प्रवाह होता है। और यह मंदिर लाल पत्थरों से बलवंत सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था, बलवंत सिंह ने बनाया था। लाल पत्थरों से मंदिर बना हुआ है जो गंगा मैया का मंदिर भरतपुर में बना हुआ है। ए आंसर आपका राइट है। अगर पूछा जाए राजस्थान में गंगा मंदिर कहां है तो कहां पे हो जाएगा, भरतपुर में हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था। साथियों कोटा में मतलब कहें तो कोई आंदोलन वगैरह हुआ था जो जन आंदोलन था, लोगों ने, वहां के स्थानीय लोगों ने किया था, इसलिए उसको विद्रोह कहा गया है, कोटा विद्रोह कहा गया है। तो कोटा विद्रोह का नेता कौन था वो आपको बताना है। तो कोटा विद्रोह का नेता साथियों मेहराब खां था। राम सिंह द्वितीय उस समय शासक थे, राम सिंह द्वितीय को बंदी बना लिया गया है और मेहराब खां ने इसका नेतृत्व किया था। डी आंसर आपका राइट है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां है, काफी बार अपन इस प्रश्न को कर चुके हैं। मैंने आपको क्या है जो राजस्थान की कृषि वगैरह करवाई थी उसमें भी इस प्रश्न को कराया था कि तबीजी डोंगला, यहाँ पे क्या तबीजी डोंगला अजमेर के अंदर क्या है, ये मंदिर है, तो यहाँ पे तबीजी आपको मंदिर क्या सॉरी ये संस्थान है, अनुसंधान केंद्र है जहाँ पे बीजों का क्या है अनुसंधान होता है। तो तबीजी अजमेर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तबीजी अजमेर के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे साथियों क्या है, बिल्कुल सबसे ज्यादा मसाला पूछे तो वो तो 12 में होता है, सबसे ज्यादा मसाला उत्पन्न कहाँ पे होता है, 12 में होता है, ठीक है, लेकिन ये संस्थान अजमेर में है। अगला प्रश्न है 74वें संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। साथियों जब 74वां संविधान संशोधन होता है तो उस समय जो अपनी अनुसूची जोड़ी जाती है वो अनुसूची कौन सी। देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, तो सबसे लास्ट में जो 12वीं अनुसूची जोड़ी थी वो जोड़ी गई थी आपका 74वें संविधान संशोधन के तहत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है तो देखिएगा सुमेलित नहीं है वो आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो बताना है। 44वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। क्या 44वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, सही बात है। 44वां नहीं 42वां सॉरी, ठीक है, 42वें के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 52वां संविधान संशोधन दल निरोधक कानून था जो आपकी 10वीं अनुसूची भी बना बाद में। 84वां संविधान संशोधन केंद्र राज्य संबंध, 84 में केंद्र राज्य संबंध कहां थे, 84वां हुआ था 2001 में, उसमें केंद्र राज्य नहीं थे। लोकसभा और विधानसभा में संख्या वगैरह नहीं बढ़ाई थी, ऐसा कुछ प्रावधान था, ये गलत है भाई, ठीक है। इसमें ये लोकसभा विधानसभा से संबंधित था, ये गलत है। और 73वां में पंचायती राज है जो 9वें भाग है आपका 9 पंचायती, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी राइट है। 84वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें केंद्र राज्य संबंध नहीं थे, उसमें विधानसभा में सीटें न बढ़ाई जाए ऐसा कुछ किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था बताएंगे। 13 दिसंबर 1946 को साथियों क्या है संविधान निर्माण का कार्य वगैरह प्रारंभ होता है, लेकिन उससे पहले एक क्या है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि अपन को ये काम करने, उसके बाद वो कार्य शुरू कर दिए गए। तो ये JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने क्या है प्रस्तुत किया था। ए आंसर आपका राइट है। और अगला प्रश्न आपका है विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कितने से अधिक नहीं हो सकती। विधान परिषद की सदस्य संख्या है वो विधानसभा सदस्यों की कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है बताएंगे। तो बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा देखते हैं। बिल्कुल 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। जो भी भाई बहन ए बता रहे वो राइट है। और आज का साथियों अपना 150 प्रश्न, बीमार थे फिर भी कोई बात नहीं, आपने जोश दिया, आपने जुनून बनाए रखा, आपने मेरा साथ दिया। तो ये बीमारी, ये टाइफाइड क्या चीज है, ये विडाल है ही क्या चीज। अपन तो क्या है बड़े बड़े दुश्मनों से भी जीत सकते हैं। तो ये अपने शरीर के अंदर का आंतरिक दुश्मन है, इस पे भी तो अपन कंट्रोल रख सकते हैं। तो मित्रों इसी प्रकार अगर आपका साथ रहे तो क्या हम सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। 150 प्रश्नों की लगातार अपने क्लास लिए, 250 प्रश्नों की सुबह क्लास ली थी और कोशिश करूंगा आपका प्रेम और स्नेह बना रहा, स्वास्थ्य ने साथ दिया। तो कल एक और क्या है 100-150 प्रश्नों की आपके साथ में क्लास लेके आऊं, माफी चाहता हूं। तो बिल्कुल आपका अगला प्रश्न यहां पे है हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष बनाया गया। जो हनुमानगढ़ जिला है ये किस वर्ष बनाया गया। साथियों हनुमानगढ़ राजस्थान का 31वां जिला है। कौन सा 31वां हनुमानगढ़ है, उसके बाद 32वां करौली है और 33वां कौन सा प्रतापगढ़ है। तो साथियों हनुमानगढ़ है वो 12 जुलाई 1994 को बना था। कब बना था, 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिला बनता। राजस्थान का 31वां। 32वां जिला करौली है जो क्या है 19 जुलाई 1947 को बनता है। और 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बनता है। याद रखना वर्तमान में 33 जिले और 7 संभाग है। तो यहाँ पे सी वाले भाई बहन राइट है। और ये अपने 150
150% थे, फटाफट से कमेंट करके बता देंगे 150 में से आपके कितने सही होते हैं। बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। और मित्रों ये अपनी क्लास हुई है दोस्तों, देखिए कुछ भी आपके मन में जो भी गलत भावनाएं वगैरह आती है सभी को त्याग लीजिएगा। मैं पूर्ण रूप से आपके साथ हूं। बस थोड़ा सा क्या है, एग्जाम टाइम में पिछली बार भी मेरे साथ यही हुआ था, जो बच्चे थे 2020 के बैच में उनसे पूछना, उस समय भी मैं बीमार हो गया था। और इसकी बार भी ये भाई ये मौसम ही ऐसा है, हर 12 महीने के बाद क्या यहाँ 6 महीने के बाद एक बार मुझे टाइफाइड के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो कुछ ऐसी समस्या है, उसी वजह से ये होगा। बाकी मैं आपका पूर्ण रूप से आपके साथ हूँ, जितना हो सकेगा मैं आपको मोटिवेट करूंगा और बड़े अच्छे से आराम से जो भी आज दिन तक आपको जो भी डाटा, देखिए डाटा होगा तो मित्रों आपके फायदे के लिए डाटा होगा। मैं तो क्या है यहाँ पे यूट्यूब एक सोच के ये नहीं पढ़ाता हूं, बल्कि मैं दूसरों की सहायता कर सकूं इसलिए पढ़ाता हूं। बाकी साथियों क्या है, जो भी जिसको भी डांट वाट पड़ी सभी के फायदे के लिए पड़ी होगी। लेकिन अंतिम समय है मित्रों, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जितना भी सीखा है उसको आप जिससे सीखा है उसके प्रति गलत भावना लेके जाओ तो वो सीखा हुआ आपका काम नहीं आता है। परशुराम ने कर्ण को सबसे संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया था, लेकिन वो कहलाया नहीं। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाया, कर्ण क्यों नहीं कहलाया? क्योंकि उसने छल करके वो सीखा था साथियों, वो भी उसकी मजबूरी थी। लेकिन आप भी अगर छल करके सीखते तो अंतिम समय वो काम नहीं आता है। तो मैं आप सभी से जो भी आपको भला बुरा आज दिन तक जो भी कहा सबके लिए माफी चाहता हूं। आपके दिल में अगर मेरे प्रति ऐसी भी कोई गलत धारणा हो तो मैं दिल से आपके आभारी हूं, आपका माफी चाहता हूं, माफ कीजिएगा। और एक पूरे अच्छे दिमाग से, शांत भाव से, कोई डर नहीं, कोई निराशा नहीं, अच्छे तरीके से पॉजिटिवली तरीके से एग्जाम देने जाइएगा। मैं आप सभी को भी टीसी के एग्जाम की हार्दिक बधाई देता हूं और भी मैं कोशिश करूंगा आपसे मिल पाऊं। और बिल्कुल साथियों क्या है, ई बुक अभी तक नहीं ली है तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ये 67 रुपए आपकी जिंदगी में लौट के वापस कई बार आ जाएंगे, लेकिन ये बीएसटीसी का एग्जाम देने का मौका है, ये आपकी जिंदगी में लौट के वापस नहीं आएगा। तो सभी से निवेदन करूंगा, अभी भी एक रात के अंदर भी आप 800% आराम से निकाल सकते हैं और उसमें से काफी प्रश्न एग्जाम में आने के पूर्ण रूप से चांसेज है। तो मैं निवेदन करूंगा, अभी तक आपने राजस्थान जीके के 800+ इंपोर्टेंट मोस्ट प्रश्नों की ई बुक नहीं ली है तो मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूं 8690174711। इस नंबर पर आपको क्या है, इस नंबर पर आपको साथियों बात करने का समय जा चुका है। सीधे आपको क्या है, गूगल पे करो, फोन पे करो, पेटीएम करो, जो भी करो, 66 रुपए का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद ही आपसे बात होगी, बिना पेमेंट बात नहीं होगी। जो भी फेक पेमेंट वगैरह कर रहे हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा। बाद में वो रो मत कि आपके पैसे खा लिए, आपके पैसे किसी ने नहीं खाया, आपने दूसरे ऐप के माध्यम से फेक स्क्रीनशॉट बनाया तो स्पष्ट है आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। हमें आप मूर्ख समझते हो, इतने मूर्ख हम नहीं है भाई। तो 67 रुपए के अंदर आपको साथियों पेमेंट करना है। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी इस नंबर पर सेंड करनी है, आपके ई बुक तुरंत जोड़ दी जाएगी। एग्जाम टाइम में जितना ज्यादा हो सके जल्दी पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि साथियों क्या है, जल्दी पेमेंट करोगे जल्दी जुड़ेगी, उतना जल्दी आप ज्यादा पढ़ पाओगे। तो ये अपनी क्लास थी, उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने और भी भाई बहनों को बताइएगा। हम चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास न्यूज या नोटिफिकेशन में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।